सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेकंड डे ऑफ आवर टॉक ऑन म्यूजिक विद पांडे जी। पांडे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मैंने शुरू किया था, एक आपके साथ इंसिडेंट शेयर किया था इन रिगार्डिंग टू माय रेडियो एक्सपीरियंस ऑफ चंदन का बदन। मैं बहुत ज्यादा जैप्ट था कि ये इस गाने में ऐसा क्या है कि कोई इस पर ऑब्जेक्शन करे, मगर होता है, ऐसी जिंदगी ऐसी है, लाइफ ऐसी है, क्या कर सकते हैं। आज शुरू करते हैं इस बात से कि पांडे जी, जब आपने क्लासिकल के ऊपर एनालिसिस शुरू किया था जी, उसके पहले जी, गाने तो आप सुनते ही रहते थे, म्यूजिक तो आप, संगीत प्रेमी तो आप थे ही, तो तब आपके फेवरेट्स कौन थे? मतलब हमारी समझ सिंगर्स में भी, में। म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी, सब में। हाँ, अभी वो ये तो पर्सनल होता है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता कि क्यों है, क्योंकि वो हो जाता है पर्सनलाइज्ड कभी कभी। तो मुझे रफी साहब शुरू से पसंद रहे हैं, और किशोर कुमार के भी गीत मुझे बहुत पसंद आए, और मुकेश के मुझे डुएट्स ज्यादा पसंद है, और वही हाल मन्ना डे साहब का भी है, डुएट्स ज्यादा पसंद है। ये हेमंत कुमार जी के भी डुएट्स बहुत पसंद हैं, और तलत महमूद साहब के उनके सोलोज भी, डुएट्स भी बहुत पसंद हैं, और आशा जी बहुत पसंद है, लता जी बहुत पसंद है। तो ये सब सभी, मैं तो ये कहूँगा कि सब पसंद रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि सभी को पसंद सुनने के बाद किया। और जितना, क्योंकि मैं कलेक्शन करने का शौक मुझे था, और वो शौक मुझे सन 74 से पैदा हुआ, 1974। तब सर्विस में मैं नहीं था, और तभी से मैं थोड़ा सा, कैसेट्स उस समय आ गए थे, कैसेट्स का कलेक्शन शुरू किया। फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स और सीडीज, डीवीडीज, इन सब का इकट्ठा करके, और इकट्ठा करके मेरा ये था कि मैं सुनने के लिए इकट्ठा करता था। इसलिए नहीं कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमारे बहुत से मित्र हैं इंडिया में, और बहुत से लोग ये मेरे पास है, ये और हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो इकट्ठा करके रखे रहते हैं। मैं उनसे केवल एक प्रश्न पूछता हूँ कि सुनते कितना हो? ठीक बात है। तो सुनना बहुत जरूरी है, खाली इकट्ठा करने का नहीं है। ठीक और बात। एक चीज और मैंने उसमें ये की, जो जो अक्सर मैंने, एक बार मैं कलकत्ते में था, तो एक साहब को मैंने एक रफी साहब की डीवीडी दी, जो जिसमें वो उनके इंटरव्यूज, और जो जो बाकी जो, मतलब अदर देन फिल्म सॉन्ग्स, उनकी टॉक्स वगैरह काफी थी। तो वो मुझसे कहने लगे, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। हमने कहा, अब मैं आपको कभी कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देने क्योंकि मैं देने के लिए केवल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप खूब बांटिए इसको, हाँ ठीक बात है। ताकि खूब लोग सुने इसे, और उसका आनंद उठाएं। क्योंकि पड़े रहने से कहीं किसी एक स्टोर हाउस में उसका कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, अगर उसमें कोई जाना बंद कर दे, कोई पढ़ना बंद कर दे, तो फिर उनका क्या उद्देश्य रह जाएगा, और क्या उनका महत्व रह जाएगा। तो इसीलिए फिर मैं खूब स्वयं सुनता हूँ, और खूब सुनाता भी हूँ। हमारे पास जो जो मिलने आते हैं, तो उनको भी कुछ ऐसे ऐसे अच्छे गीत जो नहीं थे, और मतलब सामान्य रूप से रेडियो इज द ओनली सोर्स जिस पर हम लोग सुनते रहे हैं शुरू से, तो बहुत से नहीं भी बचते थे, बीच में सडनली सुनने को मिल गए, तो उनको सुना, फिर सुनाया लोगों को, अरे देखो ये कितना अच्छा गीत है, और नहीं सामने आ पाया फॉर वेरियस रीजंस। रिकॉर्डिंग कंपनीज डिफरेंट थी, या रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, या जहाँ कहीं भी लोगों के पास था, तो वो कहने लगा, अरे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, इतना अच्छा गीत। हमने कहा, देखिए जितना सुनते जाइए, अब मैं आपको दे रहा हूँ, तो खूब बांटिए, और लोगों को खूब सुनाइए। तो दैट हैज बीन माई ये। म्यूजिक डायरेक्टर्स में मुझे
मदन मोहन साहब बहुत पसंद रहे हैं। और बचपन में या यूं कहें कि बचपन से अगर कोई बहुत पसंद रहा है तो वो पी नैयर साहब है। मतलब वो राइट फ्रॉम, उसका एक कारण रहा है, क्योंकि बचपन का मतलब यह है कि जब मैं स्कूल एज में था, यानी 60s में, और उस समय 60s में तो बोलबाला था नैयर साहब का, यानी अर्ली 60s में। तो इसीलिए जो सुनते रहे वही पसंद होते रहे। फिर शंकर जयकिशन भी पसंद आए, लेकिन क्वालिटी ऑफ म्यूजिक का अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो दो संगीतकार मुझे बहुत ज्यादा अपील करते हैं। एक हमारे मदन मोहन साहब और दूसरे एस डी बर्मन साहब। दैट नो मैच फॉर हिम। एंड इवन हिज सन, उनका भी बहुत ही वाज सच ए क्रिएटर, आई मस्ट से। इतना एक्सपेरिमेंटेशन जितना उन्होंने किया आर डी बर्मन ने। शुरू शुरू में जब लोग जैसे जब हरे राम हरे कृष्ण आई, और उस समय की हमें याद है कि लोग जब बड़े बुजुर्गों के सामने कहीं गाना बजे जाता था, दम और उदम और समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो वो कहते थे ये सब पूरी पीढ़ी को नाश कर रही है, ये जो है। तो इस टाइप की चीज थी उस समय। तो but now I think that not only that film Hare Rama Hare Krishna came maybe 10 years ahead of its time, but also R.D. Burman also, जिन्होंने शुरुआत किया था, वो तो बिल्कुल दैट वाज ए चेंज ऑफ, एक समझ लीजिए जनरेशन ही पूरी बदल गई थी। ट्रेंड था, अलग ट्रेंड पूरा बदल गया था। एंड अब उनका ट्रेंड भी ये था कि जैसे शुरुआत की जब उन्होंने छोटे नवाब से, तो वो थोड़ा डिफरेंट था म्यूजिक, लेकिन फिर भी उसमें उनका टिंज तो था ही, जो अपना उनका रहा है, मतवाली आंखों वाले, और जो वो आगे भी बढ़ता, वो उसी तरह से रहा। दैट टिंज यू गेट इन प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, जो तीसरा कौन में है, या भूत बंगला में है, दैट यू गेट। हाँ, दैट दो इनिशियल उनकी थी। बट जो असली रंग मुझे जो लगा है, और जिसमें आर डी बर्मन छा गए, वो थी तीसरी मंजिल। तो यस, उसके बाद तो फिर ही नेवर लुक्ड बैक। सो दैट वाज थिंग, मुझे वो भी बहुत पसंद रहे। एंड पर वही बात है ना, देखिए पांडे जी, जो इंसान तीसरी मंजिल बना सकता है, वही इंसान जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे भी बना सकता है। यही तो कमाल है ना, इसी से पता चलता है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर है। हाँ, और वही इंसान पड़ोसन में इतने जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। जो कहना है, या वो मोरे भोले बलम, या शर्माती है मगर आज ये कहना होगा, या जो है मैं चली, या मैं चली, मतलब मुझे ऐसा लगता है लता आशा का टुगेदर गानों में उसको बहुत ही जबरदस्त गीत है वो। बिल्कुल, बहुत। और फिर वो तो है ही है आपका एक चतुरनार। सो ऑल दोस थिंग्स, द एक्सपेरिमेंटेशंस करने में उस आदमी ने कहीं भी बाकी नहीं रखा। मतलब हम तो बात को उनके बहुत से साथियों से मेरी मुलाकात हुई, होमी मुल्ला साहब और किशोर देसाई, एंड ऑल दोस पीपल हु वर लिविंग एट दैट टाइम। किशोर देसाई जी अभी हैं, तो वो बताते थे कि किस तरह से ये आदमी एक्सपेरिमेंटेशन करता था, और ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने ये सब संगीत का आनंद लिया। एक चीज में जैसे रवि साहब से भी मेरी बात होती रहती थी, और आए भी हमारे घर, और बहुत लोगों से बात हुई, सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स से जो बात हुई, तो उसमें एक चीज से मैं एग्री नहीं करता था। वो कहते थे पुराना म्यूजिक ही म्यूजिक था, आजकल तो शोर है। तो मैं 100% एग्री नहीं करता। क्वाइट अ लॉट शोर है, और ये चीज पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में हमेशा चलता रहा है। आर डी बर्मन को पुरानी पीढ़ी ने नापसंद किया उस समय, अब आइडियल है, और इस तरह से वो जनरेशंस के साथ में चलता रहता है। बट इवन प्रेजेंट डे म्यूजिक, because of technological advancements and many other things,
जिसकी वजह से, और क्वालिटी ऑफ सिंगर्स जो आ रहे हैं। कल मैं उसको देख रहा था, एक इंडियन आइडल का जो अभी नया सिलेक्शन किया हुआ है लोगों ने, इट इज वर्थ वॉचिंग, एंड द क्वालिटी ऑफ टैलेंट विच इज देयर इन आवर कंट्री, वो जो एक लड़की गा रही है बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, कमाल है। तो ऑल बहुत दीज पीपल, दे लुक एट देयर रेंज। मतलब अगर हम इनको कहें कि कोई कहे अरे गाने वाले सब पुराने हुआ करते थे, आजकल तो गाने वालों को कुछ आता ही नहीं है, आई विल नॉट एग्री विद दिस। स्टार्टिंग में ही तो अच्छे हैं सारे के सारे, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं, ये भी तो स्टार्टिंग है, तब कितने अच्छे हैं। Absolutely, absolutely. So they are very very talented, they are also they have a wide range, all of them, बहुत बड़ा range। बिल्कुल, imagine ये सब बच्चे जो, अगर हमारी नई जनरेशन में ये सब आए हैं और इनको अगर मौका मिलता है आगे, अगर वो जो पॉलिटिक्स है बॉलीवुड की, वो इनको कहीं वो ना कर दे, क्योंकि वो वहां तो बहुत तरह तरह की पॉलिटिक्स होती है। अभी वैसे बॉलीवुड वाले थोड़े से झटका खाए हैं बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ फ्लॉप मूवीज, सो for whatever reason it is happening, but and for that reason even that जो साउथ की मूवीज हैं इतनी अच्छी बन रही हैं और इतनी टेक्नोलॉजिकली और इतना मेहनत करके वो लोग बनाते हैं, तो उनको लोग पसंद करते हैं। तो खैर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बुद्धि आएगी इन लोगों की, और अच्छी अच्छी फिल्में और अच्छा अच्छा संगीत हमें सुनने को मिलता रहेगा। तो लेकिन पांडे जी एक बात समझाइए मुझे, जी जी, कि मैं, आपको पता है कि मैं आजकल के नए संगीत में ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हूँ, जी जी, और मैं सारा पुराने ही गाने ज्यादा सुनता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो नए गाने हैं, सुनता हूँ, मैंने इंडियन आइडल देखा है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी गाना जो सुनते हैं ना, वो सुनने के 5 मिनट बाद भी याद नहीं रहता कि ये क्या सुना है, वो ट्यून रजिस्टर नहीं होती। हालांकि पुरानी ट्यून्स अरे ऐसी हैं पांडे जी, जो कि मतलब 15 साल पहले जो सुनी थी वो भी आप एक बार चलाइए, मुझे पूरी याद आ जाए, इतनी ज्यादा वो स्मरण में बैठ जाती हैं। मैं कहूँ एक बात, हाँ प्लीज। मुझे लगता है कि हाँ बोलो ज्योति, क्या बोल रही हैं? बोलिए। बोलो। मुझे लगता है कि जैसे ट्यून्स वेरी नहीं कर रहे हैं, बहुत एक से एक दूसरी सब बहुत सिमिलर ट्यून्स आ रही हैं, तो जो अच्छी ट्यून भी होती है वो टिकती नहीं है दिमाग में, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स दैट साउंड अलाइक। You are right. Isn't that true? Not only tunes, even the words they are, मतलब उनकी वोकैबुलरी भी लगता है अब लिमिटेड हो गई, अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जो आइडियाज हैं वो भी लिमिटेड हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें जरूर हैं, बट फुल मार्क्स टू द सिंगर्स, आई मस्ट से। बहुत अच्छा आवाज जो भी है, जैसे भी पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज जो शर्मा जी आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि पुरानी ट्यून्स दिमाग में ठहरती थी और आजकल नहीं ठहरती हैं, उसका कई कारण है मेरे हिसाब से। पुरानी ट्यून को बनाने में एक तो बहुत मेहनत करते थे लोग, और बहुत ज्यादा परिमार्जन उसमें होता था, उसके बाद वो बनती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल परफेक्शन नहीं आता, आजकल आता है परफेक्शन, लेकिन उसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स यानी हम टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो वो फीलिंग्स गीतों में आजकल नहीं है। अब एक एक गीत आप रफी साहब का ले लीजिए, लता जी का ले लीजिए, एक एक शब्द पर कितना जोर दे करके उसकी जो उसका मायने है वो हमारे दिल तक पहुंचाया। आजकल लोग गाते जा रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग्स हमारे पास तक पहुंच नहीं पा रही हैं। उसका कारण है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि वो उतनी फीलिंग के साथ में रिकॉर्डिंग के टाइम में भी नहीं गा पा रहे हैं। अब जो इसमें शोज होते हैं उनमें हम लोग तुरंत उसको पकड़ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर आदमी ने अच्छा गाया या खराब गाया, क्योंकि उसमें फील डाल करके गाया, उसके साथ एसोसिएट होकर के गाया, तब तो वो हम लोगों तक पहुंच जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा। इन लोगों के साथ में क्या है, बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अब मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग हो रही है। पुराने टाइम में 100 ऑर्केस्ट्रा का लेकर के लोग शंकर जंक्शन बैठते थे, तब अब लौट चले रिकॉर्ड होता था। 100 ऑर्केस्ट्रा, यानी उसमें ये भी वो तो फेमस स्टूडियो के बारे में कहा जाता है
कि आधे म्यूजिशियंस अंदर थे और आधे सड़क पर थे, और रात के टाइम में 2 बजे वो रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि तब वो ट्रैफिक नहीं होता है और शोर नहीं होता है। तो ये सब चीजें परफेक्शन लाने के लिए ये दिमाग में लोगों के था कि ऐसे किया जाए तो ये अच्छा होगा, शंकर जंक्शन। तो इस टाइप की चीजें आजकल क्या करते हैं, उसको मैकेनिकली पैदा करते हैं, की जाती हैं ये सब। देर आर, इफ 100 ऑर्केस्ट्रा का जरूरत है तो 100 ऑर्केस्ट्रा आज भी लोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं इनसाइड द स्टूडियो, एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, so they will create 100 such instruments, and then they will mix it and through this sound engineering and multi channel recording करके आपको वो चीज पैदा करके दे दी जाएगी। But at the same time when the voice comes in, voice में भी गाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, वो आप साउंड इंजीनियर जो है और जो रिकॉर्डिस्ट है वो कहेगा आप कैसे भी तरह आप गा दीजिए उसको, तो वो सिंगर कहेगा अरे शुरू में बात को तो समझ ही जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहेगा अरे मैं थोड़ा बेसुरा हूं, तो कहेगा छोड़ो यार बेसुरा, मैं सुर को ठीक कर लूंगा कंप्यूटर से। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग में होती है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अब ऑर्केस्ट्रा में तो सब अलग अलग चीजें होती हैं कि उसकी पोजीशंस तक होती है कि पीछे की तरफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और फिर यहाँ पर विंड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो स्ट्रिंग वाले कहाँ पे बैठेंगे, और ऑर्केस्ट्रा का ये सब पोजीशंस होती हैं कि रिदम के कहाँ पे सेक्शन रहेगा, लेफ्ट साइड कौन है, राइट साइड कौन है, चेलो कहाँ पे है और वायला कहाँ पे है, वायलिन के पूरे सेक्शंस किधर किधर नहीं, ये सब तो पूरे डिसाइडेड होते हैं, और सिंगर कहाँ पे होगा, ऑल दीज थिंग्स। ये सब आजकल तो टेक्नोलॉजिकली स्टूडियो के अंदर क्रिएट किया जा रहा है विदाउट इवन बीइंग इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग अवेलेबल। वो सब तो रिकॉर्डेड है उनको, या हमारे सिंथेसाइजर में सब भरे हुए हैं, या उन्होंने पैच करके बना लिए हैं, वेरियस थिंग्स दे आर डूइंग देमसेल्व्स। तो गाने वाला एक आया और वो गा करके चला गया, और वो भी कह रहा है इंजीनियर उसके लिए कि अरे कोई बात नहीं, वो मैं ठीक कर लूंगा, आपकी जो बेसुरा हुआ है उसको म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में उसको ठीक कर लिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स ये वाले डाल दिए जाएंगे, वो वाले डाल दिए जाएंगे। द सिंगर डजंट नो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स this kind of a song is going to generate. Yes, exactly. वो तो नहीं मालूम है, जब उसको नहीं मालूम है तो जो बनकर के आएगा वो चीज तो नहीं होगी कि रफी साहब ने वो गाना गा दिया, वो मुझे तुमसे मोहब्बत है कि मैं क्या है, मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं कह नहीं सकता, उसको 6 बार मोहब्बत उसमें शब्द आया है और 6 डिफरेंट तरीके से कहा है उन्होंने। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें वो कहाँ कौन सिंगर कर पाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आजकल इतना मटेरियलिज्म इतना ये है कि वो तो है नहीं कि रोशन साहब ने ना तो कारवां की तलाश है कि पूरी टीम बैठाई और कहा 5 सिंगर्स उसमें हैं, जो कि उसमें आशा जी, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे और एस.डी. बातिश और ये हमारे रफी साहब, ये सब लोग बैठ करके अगर उन्होंने गाना शुरू किया है तो वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, और उस कव्वाली में 29 आवर्स लग गए स्टूडियो के अंदर। अब आजकल तो एक सिंगर को आज एक स्टूडियो में है, कल थोड़ी देर बाद उसको दूसरी जगह जाना है, फिर उसके बाद तीसरी जगह जाना है, तो इस तरह से एक दिन में कितनी कितनी रिकॉर्डिंग करता है, और उसको मिक्स करके जब गाना फाइनली सिंगर के पास आता होगा तो उसे भी नहीं समझ में आता होगा, अरे मैंने ये कहाँ गाया था, मैंने कैसे गाया था, और मैंने इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन थे, क्या थे। I give full marks to the singers who later all these those singers who are singing later on in some program or something like that, कि उन लोगों ने वो सब पूरा का पूरा क्रिएट कर दिया और with their limited orchestra। तो ये सब चीजें ये पैदा हो जाती हैं। तो वो क्योंकि हमारी फीलिंग्स के साथ वो सब गीत अब नहीं इतने बनाए जाते, तो जो फीलिंग्स ही नहीं है
तो हमारे अंदर फीलिंग्स जनरेट कैसे होंगी? मुझे लगता है पांडे, मुझे लगता पहले है जो कि भाव वाले गाने आते बहुत थे उसमें एक मिनट एक जना बोलो प्लीज, एक जना बोलो। मैं कह रही थी कि पहले जो भाव वाले जो गाने आते थे जिनमें बहुत भाव है, जी ऐसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले स्पेशली एंड मोहम्मद रफी जी एंड किशोर कुमार, उनके इतने भाव होते थे उस गाने को लेकर, लगता था जैसे उनके सामने सारी पिक्चराइज हो रहा है सीन और ही इज सिंगिंग अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। क्या मनीषा क्या बोल रही हो? I feel that there's a huge disconnect between, first of all, the mood of the song and the singer and the musicians. Absolutely, बिल्कुल आपने सही कहा है। It is between the absolutely genre, true. हाँ, genre भी ज्यादा explore नहीं कर रहे हैं। musician और singer के बीच में disconnect because of half the time they are recording them in the studio, अलग-अलग से, एक टुकड़ा इसका एक टुकड़ा उसका। अब दो लोग अगर ड्यूएट गा रहे हैं तो अलग-अलग टाइम पे गा रहे हैं और अलग-अलग एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही बोला। ये ऐसा होता है, हमें जो ये आदेश श्रीवास्तव जो बेचारा नहीं है, तो वो जबलपुर के रहने वाले थे, तो और वो हमारे उसमें, क्योंकि मैं रेलवेज में था तो फैमिली उसकी ओरिजिनली रेलवे फैमिली थी, तो वो आता था और काफी उसने बहुत सी चीजें बताई मुझे कि बहुत अच्छा था वो। बहुत बढ़िया एंड वेरी टैलेंटेड। एंड देखिए जो है ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होता है। तो हमें एक चीज ये बता रहा था कि जैसे आपको क्या होता है, आजकल का म्यूजिक डायरेक्टर क्या करता है। आजकल देखिए ये सब जितने बेचारे जो, जैसे वो आपने इंडियन आइडल में देखा होगा, ऐसे बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने बॉलीवुड में घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते रहते हैं। लाइक actors and actresses, they are also exploited. So all these things they keep happening in Bollywood. Now what happens? Suppose 15 people they reach to a music director, और एक कोई पिक्चर की ट्यून चल रही है, तो म्यूजिक डायरेक्टर साहब बैठेंगे, कह लेंगे कि हमको एक प्रील्यूड चाहिए इस तरह का गाने का, जिसमें स्ट्रिंग का हो और बढ़िया सा बने, और जो गाने का है वो उसकी सिचुएशन इस तरह की है, कुछ वो समझा देंगे कि ऐसी है, और गाना फिर हम लिखवा लेंगे, और आप ऐसा कुछ ट्यून बना करके लेके आइए टू द 15 odd people कि बना के लेके आइए कि साहब जिसमें ये हो वो हो, and then I'll see. Now the 15 people, the youngsters, the people who are fighting, the strugglers हैं, वो बेचारे सब जाकर के अपना बनाए। दूसरे दिन उन्होंने 15 डिफरेंट चीजें पैदा की म्यूजिक डायरेक्टर साहब के पास। अब उन्होंने क्या किया, ओ तेरा प्रील्यूड अच्छा है, उसमें तेरा अच्छा है, वो उसको रख लेते हैं। तो तेरा जो है पहला अंतरा जिस तरह से बना रहा है वो तो उसमें अच्छा है, तेरा ठीक नहीं है। दूसरा क्या था, तेरा दूसरा वाला अच्छा है, उसको रख लेते हैं। नाउ he will take the inputs from all these people and they will be paid also, because otherwise unki rozi roti kaise chalegi. And that has been happening with the with the lyricists also, ki बहुत से लोगों ने लिखा और नाम किसी का हुआ, और many things, many stories आप सब लोग जानते हैं ये सब। So ये सब होने के बाद फिर वो जनरेट होता है, और उसमें जैसा आपने कहा कि एग्जैक्टली वही सब चीज होती है कि वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो इधर का उधर का, हमारी बहुत सी पुरानी जो मेलोडीज हैं उनके कुछ पोर्शन वो सब बन के तैयार होते हैं। रिजल्ट उसका होता है रिजल्ट उसका ये होता है कि हमारे जैसे लोग, जबकि जो मतलब आई एम सेइंग द म्यूजिक एनालिस्ट्स, जो कि जैसे मैंने एनालिसिस की है, तो एक एक गाने में 8-8 राग निकलते हैं। अभी किरवानी है, उसके बाद चारुकेशी हो गया, फिर उसके बाद झिझोटी हो गया, फिर उसके बाद भैरवी आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा टच यमन का हो रहा है, फिर उसके बाद खमाज चला गया,
फिर पहाड़ी पे आ गया। इस तरह से चलता हुआ वो कोई रास्ता उसका नहीं है। अब क्योंकि मेलोडिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेशक वो पैबंद लगा हुआ पूरा एक कपड़ा है, लेकिन वो क्योंकि वो कपड़ा तो है, तो इसलिए पसंद तो आएगा, कान में पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो ठहर नहीं पाएगा आपके कान में। वो बदल तो मैं एक और बात भी कहना चाहूंगी, पांडे जी, जो अभी तो खैर फिर भी ऐसी फिल्म्स हैं जैसे केसरी है जिसमें कि कुछ देशभक्ति वगैरह के गाने आ रहे हैं, लेकिन पहले 90s में तो वो इट वाज देयर ओनली वन जॉनर जो कि गाया जाता था, वो रोमांटिक था। तो उसमें कितनी लिमिटेशन होती होगी इन टर्म्स ऑफ जो कि राग भी हो या जो कि जो लफ्ज भी हो गानों में, वो कितने लिमिटेड होते होंगे, बिकॉज देयर वाज नो अदर, कोई और रस ही नहीं था गानों में, एक ही रस था, वो सिर्फ वो रोमांटिक रस, या फिर उसके बाद जो चुलबुला सा थोड़ा कॉमेडी रस हो गया थोड़ा, and one or two sad songs इधर उधर, but mostly it was that. अभी फिर वापस आ रही है, अभी थोड़ी बहुत वेरिएशन वापस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका कहना। मैं आपको ले चलता हूँ 70s के एंड तक, तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक और सब लोगों ने खूब दिया। 80s में जब ये डिस्को का दौर शुरू हुआ है, उसी समय से ये आना जो है डिटेरियोरेशन आना शुरू हुआ। और मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, देयर आर एक्सेप्शंस एंड of course there are very good music, very good films have also come in that decade, but in my opinion 80s was very bad, 80s, and then 90s में शुरुआत जो आशिकी से जो हुई है, वो नदीम श्रवण और इन सब से बीट्स को लेकर के उन्होंने अपना म्यूजिक खूब भुनाया, मेरे शब्दों में, कि उन्होंने एक ही बीट्स में है वो सब पूरा कहरवा बीट 1 2 3 4 1 2 3 4 है, लेकिन उसमें उन्होंने इतने गाने बनाए जो और जो कि कर्णप्रिय भी रहे, लेकिन उसका कारण सिर्फ एक रहा कि उन्होंने केवल 2 राग यूज किए, 2, एक भैरवी में जो शुद्ध ऋषभ की भैरवी है जिसको नट भैरवी कहते हैं, वो यूज किया, और दूसरा पहाड़ी यूज किया। केवल इसके अलावा वो कहीं इधर उधर नहीं गए। एक आध शिव रंजनी में जरूर उन्होंने बना दिया, कोई भी राग न तो यमन में कोई भी उन्होंने बनाया, न उन्होंने खमाज में बनाया, न उन्होंने ये इसमें मालकौंस तो बहुत दूर है, दरबारी बहुत दूर है, एक आध है दरबारी में, लेकिन बाकी जो हमारे बहुत ही मधुर राग थे, देश इतना सुंदर राग है, उस सब से ये पूरा म्यूजिक दूर होता चला गया। सन 2006 में आखिरी बार ख्वाहिश फिल्म में, 2006, नाउ 16 years have passed, आखिरी बार ख्वाहिश फिल्म में मालकौंस का प्रयोग हुआ था। उसके बाद अभी तक 16 साल बीत गए हैं, मैं स्टिल ढूंढ रहा हूं कि मुझे एक गीत मालकौंस का मिल जाए, नहीं है। दरबारी मिल जाता है, कमर्शियल हो गया ना बहुत ज्यादा सब अब ज्यादातर, यानी मेरे जो, इसीलिए मैंने 2020 के बाद फिर मैंने विश्लेषण करना, मैंने सोचा कि अब करने से कोई फायदा नहीं है, तो 2020 तक की तो मैंने नई फिल्मों के गीतों का विश्लेषण किया हुआ है, लेकिन उन नई फिल्मों के विश्लेषण में 90% राग केवल जो नट भैरवी है और पहाड़ी आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब तभी ट्यून्स याद हैं, because they all sound so similar, same to the extent कि आशिकी 2 के 11 गीत जब मैंने एनालाइज किए, तो उसमें से 8 गीत नट भैरवी में थे और 3 पहाड़ी में थे। अब अच्छे हैं क्योंकि उसमें मेलोडिक स्ट्रक्चर है भैरवी का, तो बनना तो है ही है वो अच्छा, लेकिन इसके अलावा लोगों को या तो फुर्सत नहीं है सोचने की, करने की फुर्सत नहीं है, इतनी जल्दबाजी है पैसे कमाने की, कुछ भी है। इनको हो सकता है इनको ज्ञान नहीं है, ये you think they are lacking the knowledge nowadays? That is also very true. You are absolutely correct. नॉलेज भी नहीं है, क्लासिकल म्यूजिक सीखे भी नहीं है। अब आप यू कैन इमीडिएटली मेक आउट कि किस सिंगर ने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है। श्रेया घोषाल ने सीखा हुआ है, सुनिधि चौहान ने नहीं सीखा हुआ है, ये अरिजीत सिंह ने सीखा हुआ है,
वो अंकित तिवारी है, उसने नहीं सीखा होगा, नहीं सीखा। ये आपको तुरंत मालूम हो जाता है कि कौन, उसकी चाल कैसी है सुरों की, उससे पता चल जाता है कि ये अपने रास्ते पे चल रहा है या लड़खड़ा के चल रहा है। हाँ, बिल्कुल पता लग जाता है, वो मालूम हो जाता है। अच्छा, दूसरा, हम उनको दोष भी नहीं देंगे, आजकल इतना ज्यादा जमाना जो है तेज हो गया है, तेज इन द सेंस, स्पीड तो हमेशा रही है बढ़ती रहने की, लेकिन ये आजकल जैसे हमारे अब एक ट्रेंड चल गया है कि लोग थोड़ा सा भी अगर उसमें बच्चे में टैलेंट देखा, छोटे पे 3-4 साल में भी, इसको तो इंडियन आइडल में ले जाए। अरे भाई, तुम्हारे पास बच्चे का पूरा भविष्य है, उसके बारे में सोचो। इंडियन आइडल इज द भविष्य फॉर दैट। अब उसके बाद फेमस होना चाहते हैं। हाँ, अब उसके बाद जैसे ही 4-5 साल या 6-7 साल की हुई, पढ़ाई लिखाई से वो थोड़ी दूरी हो जाती है। आजकल तो पढ़ाई लिखाई से दूरी हो जाने के और भी बहुत से कारण हैं, वो लैपटॉप वो पकड़ा दिया, आईपैड या मोबाइल है, मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर जो हम लोगों के जमाने में नहीं थे। तो वो होता यह है कि फिर 10-11 साल की हुई, किसी गुरुजी के पास पहुंचेंगे कि इसको ऐसा बना दीजिए महीने भर में कि ये जो है इंडियन आइडल में जीत जाए। अब ये शास्त्रीय संगीत के किसी भी गुरु को मैं ये बात वो सब एग्री करेंगे कि मैं कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो आपको 1 महीने में संगीत सिखा दे। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज सुरों का ज्ञान, उनका रियाज, प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम and it is a time consuming process and it needs lot of patience which is just not there among the guardians and also among the even the students. तो इसकी Pandey ji, even the judges don't have that knowledge. हाँ, तो अच्छा, Most of the judges, वही चीज बात है। तो अब वही, अब गुरु लोग भी पुराने तो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत वाले जितने हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो फिल्मों से अलग हैं। उनके पास आप जाइए, हमको बिटिया को शास्त्रीय संगीत सिखाना है, उसको इंडियन आइडल बनाना है, तो आपको कहेंगे थैंक यू सो मच, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सीखने में, सिंस आई हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज, दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो मैं एंड ऑल्सो नाउ सिंस पीपल कम टू मी फॉर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, दिस होल प्रोसेस, मुझे ये एक्सपीरियंस ये हुआ है कि जैसे को कहता है कि आप गाने में राग को पहचान लेते हैं। हमने कहा हाँ, तो बताइए कैसे पहचान लेते हैं। हमने कहा इसके लिए मुझे 16 साल लगे हैं सीखते सीखते, और अब ये 2 मिनट में आपको बता पा रहा, संभव नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो हमने कहा उसमें टाइम तो ये है भाई, हमारे गुरुजी ने जब हमको सिखाया था तो पहले राग को सीखने में 1 साल लगा था, 1 ईयर फर्स्ट राग। दूसरे राग को सीखने में 6 महीने, तीसरे 4 में, और चौथा 15 दिन में सीख गए, और 5वां जो है वो फिर हफ्ते भर में, और फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं। तो वो उस स्टेज तक लाने की आज तक न तो किसी में पेशेंस है और न वो अपना करना चाहते हैं, वो बस तुरंत फटाफट सब हो जाए। आजकल सारा फास्ट फूड का जमाना है। हाँ, फास्ट फूड का जमाना। अच्छा, और एक और चीज होती है, जैसे वो उस समय शर्मा जी जो मैं जिक्र कर रहा था कि कलेक्शन ऑफ म्यूजिक का, मैं अक्सर क्योंकि प्रोग्राम्स में जाता हूं तो मैं कहता भी हूं कि मेरे पास बहुत म्यूजिक अवेलेबल है, और जिसको भी चाहिए हो मैं उसको दे सकता हूं, और जो भी संगीत प्रेमी मेरे पास संगीत लेने आएगा तो मैं उसको बिल्कुल दूंगा। तो मेरे पास 2-1 फोन आए। तो किस तरह के फोन आए? ओ पांडे जी, आपके पास बहुत ज्यादा वो है, रिकॉर्डेड है? हमने कहा हाँ है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 4-5 2-2 टीबियां मेरे पास उसकी हैं, वो क्या कहते हैं, वो हार्ड डिस्क 2-2 टीबियों की हैं, तो 10-12 टीबी मैं आपके पास भेज देता हूं, भर दीजिए मेरे पास। हमने कहा कभी नहीं भरेंगे आपका। तो कह लेंगे क्यों जी? हमने कहा जिसको मुझे इकट्ठा करते करते 30-40 साल लग गए, उसको मैं भरने के लिए 24-24 घंटे लग करके आपका मैं भर दूं, और उसके बाद आप शान से कहें कि मेरे पास सब कुछ है जो कि फलाने के पास है, ढिमाके के पास है, और आप उसमें से एक भी न सुने, सिर्फ इसलिए ले लें कि आप मेरे पास सब कुछ हो गया, तो मैं तो आपको नहीं देने वाला।
आप मुझको वो लिस्ट बना के दीजिए 100 गानों की जो आपको चाहिए, मैं आपको अभी देता हूं। या किसी पर्टिकुलर सिंगर के आपको ये गाने चाहिए, इस मूड के गाने चाहिए, मैं अभी बना के देता हूं। वो फिर लौट के नहीं आते मेरे पास। मेरा कहने का मतलब है संगीत प्रेमियों की और होर्डर्स जो खाली जो स्टोर हाउस बनाने की या ये चीज है कि आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे भी है और जो मन हो मेनी थिंग्स विच आर देयर दे कम अक्रॉस, तो दे कम। तो उस तरह से अब संगीत प्रेमियों की भी उसी तरह से कमी है और उसी तरह के लोग हैं और सीखने वालों की भी कमी है। लेकिन यही चीज है, मुश्किल चीज है और लेकिन बहुत अद्भुत है। इस संगीत के क्षेत्र में जरूर किसी भी उम्र में प्रवेश कर जाना चाहिए हर व्यक्ति को, और बहुत आनंद देता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। सुनने का, गानों को सुनने का आनंद तो अपना ही है। बिल्कुल। और जो आपको अच्छा लगे वो सुनिए, बस प्रॉब्लम नहीं है। अब बस अच्छा, उसमें एक चीज और है, कोई आपको राग जानने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं जानता कोई भी राग। अरे कोई जरूरत ही नहीं है। कोई आपको शास्त्रीय संगीत जानने की जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करिए ना। हमारे जैसे लोग तो ये है कि भाई चलो इसके अंदर राग क्या है वो भी जान लेते हैं, लेकिन आपको एंजॉय करने के लिए, म्यूजिक को अप्रिशिएट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लासिकल म्यूजिक जाने। थोड़ा बहुत जान गए तो और अच्छा होगा, और जितना जान गए और अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं है कि उसके बिना आप एंजॉय नहीं कर सकते। वो शायद मैं एक चीज मैं रिपीट उसको करता हूं, एक बार पहले भी कह चुका हूं। हमको किसी ने बताया था और सही बताया था वो, कि अगर आपको किसी प्रोग्राम में आप बैठे हुए हैं और कोई सिंगर्स अपना प्रोग्राम पूरा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में निर्णय ले लेते हैं कि फलाने ने बहुत अच्छा गाया, ढिमाके ने बहुत अच्छा गाया, उसने अच्छा नहीं गाया। आप इस प्रश्न को आखिरी पंक्ति में बैठे हुए किसी ऐसे व्यक्ति के से पूछें जिसको संगीत का सा भी नहीं आता, उससे पूछिए कि किसने अच्छा गाया, तो उसका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। वो हमेशा सही बताएगा कि फलाने ने ठीक गाया। ये सब हमारे सुर तो हमारे जो है शरीर में बसे हुए हैं, मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं। ऐसा कैसे होता है आपने जो अभी बोला? हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि वो तो ह्यूमन नेचर है। हमारे जो सुनने की चीजें हैं, सुरों को अप्रिशिएट करने की चीजें हैं, वो सबको समान होती हैं। वो मतलब ये एज ए ह्यूमन सबको अच्छा लगता है। अब हमारे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जानने वाले लोगों को भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? सुर जो है वो हमारे सबको अच्छे लगते हैं, सुरीली चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन सभी चीज सुरीली नहीं होती। मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था कि राग क्या है। राग है रंजयति इति रागम, यानी वह स्वरों का संयोजन जो कि मन को रंजित करे और एक ऐसा मूड जनरेट करे, उसको राग कहते हैं। किसी भी स्वर को सुनने में, स्वरों के संयोजन को सुनने में आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, तो आपने ये समझ लीजिए कि आपने कोई मेलोडी या कोई म्यूजिकल स्ट्रक्चर सुना जो कि आपके कानों को अच्छा लगा। और बाकी सब तो तरह की जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, अगर उनमें मेलोडी नहीं है तो वो तो उसमें राग भी नहीं है और उसमें संगीत भी नहीं है। तो इसी तरह से जैसे कि जो हमारे 7 स्वर हैं शुद्ध और 5 विकृत स्वर हैं, 7 और 5 12 स्वर के 12 स्वर पूरे विश्व में ही 12 ही स्वर हैं, 13वां स्वर कहीं नहीं है। वो विश्व में भी वही है। हमारे सा जो है वो उधर सी है, लाइक दैट। तो वो सब एग्जैक्टली उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मैच करती हैं, और जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस जो हम बनाते हैं, तो उसमें वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर थेरेटिकली अर्थमेटिकली बनाएं तो 12 स्वर के टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4840 बनते हैं, जिससे संगीत उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन क्या संगीत उत्पन्न किया जा सकता है? क्या उससे माधुर्य उत्पन्न किया जा सकता है, या केवल उससे ध्वनियां उत्पन्न की जा सकती है? तो उसमें जब देखा गया है तो उसमें
4840 में से केवल 600 ऐसे कॉम्बिनेशंस निकले जिनमें जो कान को अच्छे लगते हैं, बाकी कान को अच्छे नहीं लगते। तो वो 600 ही राग हैं। आउट ऑफ दोस कॉम्बिनेशंस ओनली 600 वो भी सारे यूज नहीं होते, सारे के सारे और यूज नहीं। उसमें 600 यूज भी नहीं होते हैं, उसमें यूज होने वाले भी वो 50 60 70 ज्यादा से ज्यादा होते हैं। हिंदी फिल्म संगीत में बड़ा ये ताजुब की बात है कि करीब करीब ये सब जो प्रचलित और अप्रचलित हैं वो बहुत यूज हुए हैं, और मैंने उसमें 174 देखे हैं, 174। गैर फिल्मी गीतों में भी मुझे बहुत से रागों का यूज मिल रहा है, लेकिन उतना वैरायटी नहीं मिल रही है गैर फिल्मी में जितना कि फिल्म संगीत में। ये मैं कहना चाहूंगा। अच्छा पांडे जी एक मिनट, अरुणा जी ने हाथ उठाया, अरुणा जी से पूछते हैं क्या बोलना चाहती हैं। अरुणा जी क्या बोलना चाहती हैं? पहले तो आई एम सॉरी, yesterday I had to leave abruptly because of my ill health, but now I am quite okay. मेरा सवाल ये था, पता नहीं यानी ये सही है या नहीं, लेकिन ऐसे कोई गायिकाएं और गायक है जो बहुत एबल थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और दी अदर उनको उतना स्कोप नहीं मिला, जैसे सुमन कल्याणपुर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैं उनके बारे में कुछ सुनना चाहूंगी कि ऐसे जो गायक या गायिका थे, मुझे मन्ना डे जी के बारे में भी सुनना है कि उनके कैसे कौन से गाने थे या उनको याद करना है। किसके? एक तो सुमन कल्याणपुर जी के बारे में, और मन्ना डे जी। हाँ, मन्ना डे। हाँ, तो ये क्या आप 1-2-3 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी। नहीं कोई बात नहीं। देखिए ये एज आई मेंशन्ड कि बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन रहा है बॉलीवुड में, एंड बड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स भी रही है, बहुत से लोग जानते भी हैं और जानने की बहुत जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किस तरह से कैसे चला है बॉलीवुड। नेगेटिविटी में जाना बहुत ज्यादा, कि ऐसा भी हुआ कि ये गाना पता चला कि फलाने को दे रहा है म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो उससे नाराज हो गया या हो गई, और दूसरा फिर वेरियस थिंग्स हैपेंड, म्यूजिक डायरेक्टर को ही छोड़ दिया गया। यशोदास जैसे अच्छे व्यक्ति को, इतना अच्छा सिंगर बॉलीवुड में, एक बार उनके मुंह से निकल गया कि अब पुराने लोगों को, हम जैसे नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। बॉयकॉट कर दिए गए कंप्लीटली। और ऐसी चीजें सुमन कल्याणपुर जी के साथ में, तो खैर उनकी बहुत ही अच्छी आवाज है। अभी कितनी 80+ वो भी हैं, और कितने अच्छे गीत गाए हैं। बहुत से तो ऐसे गीत हैं जिनको आप कहेंगे अरे हमें मालूम ही नहीं था कि सुमन कल्याणपुर गाया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, ये मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर का है। रात सुहानी जाग रही है धीरे धीरे चुपके चुपके, मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, ये मोहम्मद रफी, ये मुकेश और सुमन कल्याणपुर। तो न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, ये हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर। और मेरे महबूब नजा आज की रात नजा होने वाली है सहर, नूर महल का गाना। नूर महल। ये सब गीत इतने सुंदर सुमन कल्याणपुर के गाए हुए। वेरियस अदर मैनी सिंगर्स जिनका मैं क्या नाम लूं, बहुत से जो बेचारे नहीं अपने आप को स्थापित कर पाए। और वाणी जयराम, अरे कमाल। देखिए वाणी जयराम के अगर आपको सुनना है तो फिर मीरा को सुनिए। मीरा के जितने भी गीत हैं सबके सब वाणी जयराम के गाए हुए हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा मौका ये मिल रहा है, जब मैं गैर फिल्मी गीतों का विश्लेषण इस समय कर रहा हूं, तो इन सबको सुन रहा हूं। वाणी जयराम के इतने अच्छे भजन गाए हुए हैं, वो अब मैं सब सुनकर के उनका विश्लेषण कर रहा हूं। सुमन कल्याणपुर जी के गाए हुए इतनी अच्छी गजलें हैं, गैर फिल्मी और भजन हैं उनके गाए हुए। और एक और गायिका सुधा मल्होत्रा जी, मेरी मुलाकात हुई थी अभी 2-3 साल पहले उनसे मुंबई में, और लेकिन और अभी भी स्वस्थ हैं और बहुत अच्छी 80+ हैं, 85 की अभी हो गई होंगी। और बट थोड़ा स्मरण शक्ति जरूर
जवाब दे जाती है ऐसी ऐसी एज में पहुंच करके। उनको अगर याद दिलाने की मैंने बहुत सी कोशिश की, आपने ये गाना फलानी फिल्म में गाया था, भाई बहन में कितना बढ़िया गाया था आपने एन दत्ता की म्यूजिक में, और शुरू शुरू के बहुत से गाने, लेकिन उनको याद नहीं थे। तो खैर ये सब चीजें हो जाती हैं, बट स्टिल व्हाट ए वॉइस। आप गाना पुराने सिंगर्स में मैं नाम लेना चाहता हूं, मधुबाला जावेरी को आप सुनिए। मधुबाला जावेरी, फैंटास्टिक, जबरदस्त आवाज, फैंटास्टिक, अरे कमाल की आवाज। कौन सा गीत है उनका? सुलोचना कदम को सुनिए। हाँ, सुलोचना कदम, अरे कमाल की आवाज है। चोरी चोरी आग सी दिल में लगा के चलती है, ढोलक, ढोलक का। और ये इतने सब सुंदर गीत, मुखड़ा का वो आंखियों की नींद चुरा के ना जा, आंखियां मिला के, अरे इतने सुंदर गीत ये सब। लेकिन वो मीना कपूर की आवाज, आप हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो है कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। ये सब गीत आप पुराने इन सब लोगों के सुनिए, जो कि दे गए हमको, किसी तरह से मिल गए ये। तो पुराने लोग, मतलब ये इन सब लोगों को मौका मिला, लेकिन बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन आवाजें क्या अद्भुत आवाजें थी इन लोगों की। और फिर भी जो भी गा गए हम लोगों के पास हैं, मुकेश जी और मनहर को देखिए आप, तो इतना जबरदस्त गायक। वो तो अक्सर भी, अभी भी दो गाने पूछ दिए जाए तो हमें तो लगेगा कि लोग नहीं बता पाएंगे कि अरे ये तो मुकेश का है। ले चल मेरे जीवन साथी, हाँ, प्यार ही प्यार है वहां, और ये मनहर का है। तो लाइक वो आपसे हमको बिछड़े हुए, ले चल तो शायद मुकेश का ही है, ये आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, और ये मनहर का है। और वही लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, ये भी मनहर का है। तो लाइक दैट वेरियस सिंगर्स एंड बीच में आते गए। इट इज ट्रू कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स को अगर और मौका मिल गया होता तो शायद और भी अच्छे। पांडे जी सुमन कल्याणपुर का बहुत बड़ा रिपर्टुआ बंगला गानों का भी है। अच्छा, बंगला प्राइवेट, हाँ, उसने बंगला प्राइवेट गाने बहुत गाए हुए हैं। ओहो, और बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान था। अच्छा, बहुत सुंदर गाए हुए हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। I think she was born in Dhaka or somewhere. She was born in Dhaka. बिल्कुल बंगला, बिल्कुल फ्लुएंट बंगला बोलती थी। Oh yes. So imagine. पांडे जी, पर ऐसी बात है कि इन लोग को फिल्म में नहीं मिला, पर उस समय वीडियो और वो क्या बोलते थे, कैसेट्स का बहुत चला था, उसमें कई लोगों को फिर मौका मिल गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज वर्शन सॉन्ग्स, जो आप कहना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज वर्शन सॉन्ग्स, जैसे अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू एंड उदित नारायण, all these people, they and Sonu Nigam, they came forward and then they established themselves. तो आगे चल करके साधना, अभी किसी ने पूछा है मुझसे साधना सरगम की एबिलिटी के बारे में। हाँ जी। मैं आई मे बी पार्शियल इन सेइंग समथिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नई गायिकाओं में साधना सरगम का कोई जवाब नहीं। मुझे आई मे बी वेरी पार्शियल, लेकिन उसकी आवाज कमाल की है। माय गॉड, बिल्कुल इतनी जबरदस्त आवाज है। नई गायिकाओं में जितनी हम चाहें, इधर श्रेया घोषाल ऑफ कोर्स ये लेटर पीरियड के हो जाएंगे, जो बीच की 80s की हैं, 80s एंड 90s में, उसमें साधना सरगम का वाकई कोई सानी नहीं। But still, same thing, competition and various other things. I said. ये साधना सरगम का गाना कौन सा है? साधना सरगम के बहुत से गाने हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, बहुत ही सुंदर है। गाना मालूम था, ये नहीं मालूम था। हाँ, बहुत, और भी सोलोज भी बहुत से हैं। साधना सरगम उस समय बहुत, कुमार शानू के साथ में और उदित नारायण के साथ में बहुत से गीत हैं उनके, और सोलोज भी बहुत हैं। तो बट एब्सोल्युटली I will give full credit to the great music directors Kalyan ji, Anand ji, who gave chance to these people.
ये सब उन्हीं के से निकले हैं, एकेडमी से, और उन्हीं के पास उन्होंने समय, श्रेया घोषाल हुई, साधना सरगम हुई, ये सब कुमार सानू हुआ, ये सब, कुमार सानू को तो नाम भी उन्होंने ही दिया था, एंड इवन साधना सरगम का भी नाम उन्होंने दिया, उसका नाम कुछ दूसरा है। सो वेरियस ये सब आते गए। और हम लोग जब कॉलेज में थे जी, से अपने भाई कॉलेज पास कर रहे थे, सोनाली वाजपेयी आल्सो, यस यस, तो हम लोग वो ट्रिंकास, जो कलकत्ता में ट्रिंकास रेस्टोरेंट है, उसमें कुमार शानू गाया करते थे। अच्छा अच्छा, हमने सुना है उनको, उनसे हम गप्पे भी मारते थे, उनसे बातें भी करते थे। अच्छा अच्छा। इनफैक्ट हमारा एक दोस्त था जो रेगुलर जाया करता, तो वो गाने लिख के दिया करता था उनको, लिरिक्स वगैरह लिख कर दे दिया करता था उनको गाने के। बहुत 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 नए गीतों में, नए सिंगर्स में हरिहरन की आवाज कितनी अच्छी बहुत थी, अच्छी आवाज है, हरिहरन बहुत बढ़िया, कमाल का बहुत गायक बढ़िया। है। उदित नारायण, आई रियली लाइक द वॉइस ऑफ उदित नारायण। सोनू निगम की भी आवाज बहुत अच्छी है। ये सब देखिए नए बहुत अच्छे हैं जिन लोगों ने गाए हुए हैं। बट वो रूप कुमार राठौर एंड अब नए गैर फिल्मी में तो बहुत हैं, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इन सब लोगों की कितनी अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा। मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन के बहुत से भजन एल्बम्स हैं, और इतने अच्छे भजन एल्बम्स हैं उनके, उनको मैंने एनालाइज किया हुआ है, और इतनी अच्छी अच्छी गायकी उसमें शुद्ध रागों की है कि कमाल है। So many new singers and present day singers, they have done wonderful work. अपना, हम तो जब गैर फिल्मी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत से नए नए पुराने कितने लोगों के गाए हुए गीतों का विश्लेषण करने को मिल रहा है। जी हाँ जी, कोई और प्रश्न, कुछ पूछना है, बात करनी है, करिए, कोई टॉपिक दिमाग में हो। और बात मेरे मन में आ रही थी पीयूष जी, आजकल बहुत गानों में पंजाबी का इस्तेमाल हो रहा है, और वो बिल्कुल ही उसका ढंग बदलता जा रहा है, भाषा का ढंग बदलता जा रहा है। इट्स ऑल्सो बिकमिंग, आई मीन रीजनल लैंग्वेजेस तो अक्सर आया करती थी हिंदी गानों में, लेकिन आजकल इतने ज्यादा गाने पंजाबी लैंग्वेज को लेके हो गए हैं कि कभी कभी तो लगता है कि ये हिंदी गाना है कि पंजाबी गाना है। वैसे अच्छा है अगर पंजाबी का यूज ज्यादा हो रहा है। मुझे तो हालांकि समझ में बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन फिर भी काफी कुछ समझ में आ जाती है, नहीं, मुझे बीट्स तो को लेकर के। मुझे हाँ, पूरी आ जाती है समझ। प्रॉब्लम है हाँ। कि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे वो लगता बात दूसरी है कि हिंदी में गाना सुनना है। नहीं, वो बात बिल्कुल दूसरी है कि अगर हंसराज हंस उस चीज को गाएंगे या हमारे वडाली ब्रदर्स गाएंगे तो वो चीज दूसरी होगी, और हाँ, नहीं, वो जो अलग बात है। पॉप में यूज किया जाएगा, अगर उसको मिका सिंह गाएगा या ये हमारा यो हनी सिंह गाएगा तो वो थोड़ी दूसरी बात होगी। तो या वो दलेर मेहंदी गाएगा तो थोड़ी सी उसमें उसमें अंतर गायकी के अलग अलग हैं। अब वो ये तो अच्छा भी उसे लग रहा है हर मतलब बिकॉज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं उनको उनका उसका असर जरूर उसके ऊपर पड़ा है। ये हम लोगों ने खूब देखा है फिल्म्स में, बट स्टिल ओवर किसी चीज में नहीं होना चाहिए। आई फुल्ली एग्री विद यू, एंड I feel it should be done nicely। जैसे यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मों में जब दिया है तो जो उसमें सादा चिड़िया दा चंपावे, जैसे कि हाँ, तो क्या है वो बबुल बीच उड़ जाना और सब जो उसमें सिलसिला में था, many things which have been used, they are so good, and but over नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। I feel also कि ओवर भी है, और कभी कभी तो बिकॉज लोगों में पेशेंस कम है और सारे गाने दे वांट ऐसे, एक्चुअली ये चाहते हैं कि सारे गाने क्लब सॉन्ग्स बन जाएं, तो वो क्लबिंग की उसकी जॉनर में डालना चाहते हैं ताकि ये सारे ऑब्वियसली यंगस्टर्स इनको सुनेंगे, डाउनलोड करेंगे वगैरह वगैरह, और तो इंटरनेशनली गाने पसंद आएंगे लोगों को। सो क्लबिंग के पीछे अक्सर पंजाबी बीच में डाल देते हैं, बिकॉज I think Punjabi has a more cheerful, uplifting sort of vibe than Hindi. और उसमें पंजाबी डाल देते हैं, and they put a lot of Punjabi into everything. हाँ, ठीक बात है आपकी, बिल्कुल। ये uplifting vibe जरूर जनरेट करती है पंजाबी। This is what we have seen since the early years, मतलब देखा हुआ है।
जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी पीयूष जी, मैं एग्जिट कर रही हूँ, मेरे मेहमान सब आ गए हैं। अच्छा कोई धन्यवाद। ठीक है, वसंत देव के धन्यवाद बारे में पांडे चर्चा जी, कीजिए। धन्यवाद। ये वसंत देव के बारे में पूछ रहे हैं अनूप जी। हाँ, वसंत देव जी बहुत अच्छे गीतकार रहे हैं और बहुत कम उसमें फिल्मों में उन्होंने लिखा है, इन्हीं गिनी फिल्मों में लिखा है, लेकिन जहां भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। मैं 2 फिल्में मेरी मुझे याद आ रही हैं, और भी हैं बहुत सी। वो एक तो है सुर संगम, उसके सब गीत क्लासिकल हैं और उसके शब्द कितना आयो प्रभात, या वो है लिखा हुआ है धन्य भाग सेवा का, भैरवी में इतना सुंदर है। और बहुत से जो सुर संगम के पंडित राजन साजन मिश्र जी के गाए हुए गीत हैं उसमें। इसके अलावा बसंत देव के लिखे हुए उत्सव में गीत हैं बहुत ही सुंदर। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, सांझ ढले गगन तले। इतना अच्छा साहित्यिक भाषा का प्रयोग है और मुझे बहुत पसंद है वसंत देव जी के गीत। वसंत देव जी के गीत लिखे हुए मुझे बेहद पसंद है। जी आपका ये डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बोलना आपका? वो बंद है, म्यूट है, बोलिए। म्यूट है। अच्छा, बोलिए। हाँ म्यूट था। हाँ प्लीज से इट अगेन, वो म्यूट था आपका। जी पंजाबी के बारे में एक बात करना चाहूंगा। जी पंजाबी साहित्य और लैंग्वेज या पोएट्री खराब नहीं है जी। बात यह है कि जो आजकल, जैसे मनीषा कह रही हैं, आजकल जो गाने हैं वो पंजाबी भी नहीं है, मैं उनको कहता हूँ डंडा मार पंजाबी। तो डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं। सही बात। पंजाबी के बहुत से भजन हैं, गाने हैं जो कि मूवीज में लोगों को पसंद भी आए। मनीषा, आप भी उनमें से 2 गुनगुनाती होंगी। अरे आप उसको नानक नाम जहाज है के गीत आप सुनिए, और उसमें भजन जो यूज किए गए हैं कमाल है। पंजाबी खराब नहीं है, ये है कि उसको यूज कैसे किया जाता है। मीका सिंह और इसका अगर आप यही डालेंगे कि भी डंडा मारे या तो वो तो फिर डंडा ही होगा। लेकिन उसी को अगर आप ठीक से लिखें अच्छी भाषा में, वो तो हिंदी में भी गड़बड़ हो सकती है। किसी भी लैंग्वेज में आप अच्छा भी लिख सकते हैं और खराब भी लिख सकते हैं। that's correct. तो पंजाबी को दोष मत दीजिए, ये लिखने वालों को, गाना गाने वालों को, और जो उसको सुनते हैं। जो मीका सिंह की डीवीडी आए तो धड़ाधड़ बिकती है। अगर कोई उसमें भजन आ जाए पंजाबी का, जब फोक सॉन्ग आ जाए, तो लोग कहते हैं क्या वही पुरानी बात है। तो किसी भाषा को दोष मत दें। नहीं भाषा ठीक बात करते हैं उसमें। एक और दूसरी बात, जैसे आप वो कह रहे थे पांडे जी कि लोग आते हैं जी 1 महीने में इनको ये सिखा दें। मुझे याद आ रहा है कि जनक जनक पायल में ऐसा ही दृश्य था। लेकिन यही था कि उसमें गाना नहीं, नृत्य। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा। 1 महीने में सिखा दें तो इसको हमने शो दिखाने हैं। हाँ एब्सोल्युटली। और गुरुदेव कहते हैं कि इसको 2 साल लगेंगे। ठीक बात है। और जैसे आप पीयूष जी भी कह रहे थे कि मुझे शास्त्रीय संगीत का कुछ पता नहीं। अगर आप कहें ये कौन सा राग है, मैं नहीं बता सकता। ठीक। लेकिन बचपन से ही मैंने शास्त्रीय संगीत भी सुना है और बाकी भजन भी सुने हैं। उनमें से जैसे एक सिंगर्स का भी पता चल जाता है कि जैसे कोई सिंगर ये नहीं गा सकता, ऊंची आवाज में नहीं जा सकता, किसी का ऑक्टेव ऊपर करेंगे तो आवाज फट जाएगी। बिल्कुल ठीक। करेक्ट। अगर वो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर ये नहीं पहचानेंगे कि हमारी आवाज वहां तक नहीं जाती, तो वो गाना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक। बल्कि ये अगर आप सरिया का गाना सुने, ये ना थी हमारी किस्मत, तो आखिरी लाइन में आके उनकी आवाज फटती है।
खत्म हो जाती है। हाँ। तो तभी क्या कर दिया, गाना इतना अच्छा गा रही थी, अगर वो म्यूजिक डायरेक्टर उसको थोड़ा सा कम लाता और या म्यूजिक में उसकी आवाज डुबो देता। कभी कभी ये करते हैं करते हैं कि आवाज पर वो भी अपनी चॉइस है ना सुनने वाले की, किसी को वो भी अच्छा ही लगता होगा, लेकिन अधिकतर जिनको कुछ ज्ञान है या शास्त्र की जाने वाले, वो कहते हैं कि वहां भी आवाज ठीक नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा वो राग है या क्या है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहां जाकर उसकी आवाज, मैं उस टाइम पे ये गाना बंद कर देता हूँ, यानी गाना जो बज रहा हो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ कि भी इसके बाद तो आवाज खत्म हो जाएगी। सही। नहीं, मेरा कहने पांडे जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। हाँ प्लीज। अब वो इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मेरी धर्मपत्नी तो रही नहीं, तो उसके बारे में आपको बात बताता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी ऑब्वियसली बंगालन थी, तो हिंदी म्यूजिक का बहुत ज्यादा एक्सपोजर उनको नहीं था और उनको पता भी नहीं था कौन गाने गाते हैं कौन नहीं गाते कुछ। हाँ, वो सुनती थी, उनको पता था कि रफी साहब का गाना है, लता है, वो पता था, और जो गाने अच्छे लगते हैं वो भी पता था, ये मुझे बहुत अच्छा, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग डेटिंग जब करते थे तो मैं गाने वाने उसको सुनाया करता था, वो भी गाती थी, मैं भी गाता था। उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम शादी करने वाले हैं और सब कुछ तय हो गया कि अब शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे को पूछती है एक दिन कि तुम्हारी फेवरेट कौन है, एक्ट्रेस, सिंगर वगैरह में सबसे फेवरेट कौन है? तो मैंने कहा क्यों? कहती नहीं बताओ कौन है। तो मैंने उसको कहा कि सुरैया मेरी सबसे फेवरेट है। तो वो कहती है अब मैं तुमको नहीं, फिल्म नहीं देखने दूंगी उसकी। तो मैंने कहा कि ये क्या प्रेम का स्वरूप है कि तुमको जेलसी हो रही है? तो कहती नहीं मैं तुमको नहीं देखने दूंगी फिल्म। मैंने कहा तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो फिल्में आती नहीं है उसकी, अब ये सब पुराने जमाने की है। वेरी इंटरेस्टिंग, बट होता है ऐसा। खैर, तो मैं पर्सनल एनेक्डोट शेयर कर रहा था आपके साथ। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज है, पता है, देखिए संगीत के अंदर हम लोग के अंदर एक प्रेफरेंस की बड़ी अजीब सी इनबिल्ट वो होती है चॉइस। अब मेरी वाइफ जो है वो हिंदी संगीत समझती नहीं थी, लेकिन जब भी वो मुझे कहती थी कि मुझे ये गाना बड़ा अच्छा लगता है और ये गाना बड़ा अच्छा लगता है और ये वाला बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं सरप्राइज हो जाता कि सारे के सारे गाने शंकर जयकिशन के थे। A to Z सारे गाने शंकर जयकिशन के, सब मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के। शंकर जयकिशन के लेटेस्ट गाने वो वाले उसको बहुत अच्छे लगते थे। उसको नहीं पता था किसका है ये, उसको नाम भी नहीं पता था, लेकिन ये एक इनबिल्ट इंस्टिंक्ट होती है इंसान को, एक टाइप का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है तो वही उसको अच्छे लगने लग जाते हैं। तो यही है कि बड़ी अजीब हम लोग सब में होती है ये चीज, वी ऑल हैव दैट, कि हमारे अंदर कि मेरे को इसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे पता हो चाहे ना पता हो, वो एक स्टाइल हमको अच्छा लगने लग जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। Yeah, that's true. नहीं, what I was saying about पंजाबी actually was कि वो जहाँ पे तुकबंदी नहीं बैठती वहाँ पंजाबी डाल देते हैं बीच में, या इंग्लिश डाल देंगे या कुछ और। It's like there is hardly any proper शायरी जिसको कहना चाहिए, जो कि गाना पूरा की एक ही भाषा में गाओ और एक ही भाषा में सुनाओ। सो यहाँ वहाँ के वर्ड्स बीच में डाल देंगे। जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से गाने भी बन रहे हैं अब। तो हमें ही तो सुना रहे हैं वो। जैसा well, हमने कितनी हिंदी और उर्दू सीखी है गानों से, बिकॉज इट इज क्वाइट प्योर, लेकिन आजकल काफी भाषा मिक्स हो रही है। उसको सुनिएगा पांडे जी एक बार जरूर, तुम्हारा कल्लू की कवाली को। अरे वो हमने एनालाइज की हुई है बात को, मैंने देखा, वो काफी राग में है। और अच्छा, शंकर शंभू का ही म्यूजिक है उसमें। हाँ बिल्कुल, शंकर शंभू का उसको एनालाइज की हुई, हमारी सुनी हुई है वो। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी कव्वाली है। और उसके जो शब्द है ना, वो कुछ उसमें डीप उर्दू है, लेकिन वो समझ आ जाती है। इसमें मुश्किल ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगी, समझ आ जाती है। बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत 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 सुंदर। ये एक वो है, एक ही बार में फैसला हो गया, यही बात। हाँ, वही वाली दिल पे है दिल नजर उनकी ऐसी पड़ी। वो दिल लखनऊ की लिखी हुई है। हाँ, वो शुरुआत होती है हश्र में उनका जब सामना हो गया। हश्र में महशर उनका जब सामना हो गया, एक ही बार में फैसला हो गया। ठीक बात है, वही बहुत प्यारी है, बड़ी प्यारी चीज, बहुत सुंदर है। ये सब जो फिल्में होती थी ना, थोड़ी जो कि चलती नहीं थी कहीं भी, कुछ बड़ी डब्बा फिल्में, उसमें से कभी कभी कुछ अच्छी चीजें मिल जाती थी। बड़ा अच्छा म्यूजिक मिल जाता था। डेफिनेटली।
उनमें कई जेम्स होते थे यहाँ वहाँ के, कभी-कभी they had real like good actors in them जो कि एक दो छोटे-छोटे रोल करते थे and then that would be forgotten with the film as well. बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक और थी ना अक्सर नैनो के ये दो पंछी, मुन्ना डे का गाया हुआ, ये किसमें है? वो बदनाम बस्ती या कौन सा फिल्म थी ना, अच्छा, हाँ 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 नैनो के ये दो पंछी, रघुनाथ सेठ का म्यूजिक है। हाँ 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 ऐसी फिल्में होती थी जहाँ कुछ नहीं होता था, गाने होते थे। हाँ हम लोग जब कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो हाँ दूर दूर तक ये फिल्में देखने जाया करते थे सिर्फ गानों के लिए, हाँ कि इसमें बड़ा बढ़िया म्यूजिक है, चलो देख के आते हैं फिल्म। अरे गाने बहुत बड़ी अट्रैक्शन है किसी फिल्म के, गाने सबसे आई मीन इसीलिए गाने रिलीज भी करते हैं फिल्म के पहले, ताकि लोग गानों को, जैसे कि अभी अभी ये गाना ब्रह्मास्त्र का कितना पॉपुलर हुआ है, बहुत बहुत ये काफी बहुत लोग ब्रह्मास्त्र देखने गए बिकॉज दे लाइक द सॉन्ग। that is true, that's true। केसरिया इश्क है पिया, वो वाला। हाँ हाँ अच्छा बनाया है। तो अनूप जी आप ठीक कह रहे हैं, वो शैलेंद्र जी के बेटे ने काम किया उसमें, तुम्हारा कल्लू में, शैलेंद्र ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पांडे जी आप कोई पुरानी फिल्मों के पुराने गानों की बातें करें, नया बहुत बिल्कुल 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 हमारे रस की बातें करें। तो अब जैसे वो सुरैया की बात आपने छेड़ी थी, हाँ जी। तो वास्तव में सुरैया के बहुत से, जैसे हमारे अधिकतर जो पुराने संगीत मित्र हैं उनकी उम्र 80+ है अब इस समय, तो उनको सुरैया ही पसंद है। और हमने कहा क्यों पसंद है, क्योंकि कहने लगे सुरैया ने 315 गाने गाए हैं टोटल। अच्छा। और 315 में 300 गाने सुपरहिट हैं। हाँ बिल्कुल है, सच है। तो सच है। हमने कहा ये बात तो जो परसेंटेज है वो, जैसे उनका भी मुकेश का के साथ भी यही बात है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही, क्योंकि मुकेश ने भी वही है, करीब 900 सॉन्ग्स टोटल गाए हुए हैं और उसमें सुपरहिट होने की बहुत ज्यादा काफी 80% सुपरहिट है। यस बिल्कुल। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स पुराने सिंगर्स में आई डोंट नो, देखिए कम, हालांकि सुरैया का काफी स्पैन काफी बड़ा था, राइट फ्रॉम 40s एंड 50s पूरा, एंड देन 63 तक रही, 23 इयर्स। हाँ बिल्कुल, रुस्तम सोहराब तक रही वो। हाँ रुस्तम सोहराब तक, और रुस्तम सोहराब में भी गाना बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर है उनका। और अगर वो आगे गाती तो और गा सकती थी, और कोई परेशानी नहीं थी। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छी आवाज लगती है। और एक बात देखिए पांडे जी, कि वो शमा परवाना में वो रफी पर भारी पड़ती है। बिल्कुल पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल भारी पड़ती हैं वो रफी पर। तूने मेरा यार न मिलाया। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत प्यारी आवाज थी उनकी, बहुत प्यारी आवाज थी। अब देखिए उसमें हीरो थे शम्मी कपूर। हाँ शम्मी कपूर। पता है सुरैया एकमात्र ऐसी हीरोइन है, मैं आपको बताऊं एक बात बड़ी अजीब बताऊं आपको एक बात, सुरैया एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिसने पृथ्वीराज कपूर के साथ एज ए हीरोइन काम किया है, राइट, फिर राज कपूर के साथ भी किया है, और फिर शम्मी कपूर के साथ भी किया है, और फिर राज कपूर के साले प्रेमनाथ के साथ भी किया है। अच्छा हाँ राइट, ठीक है ना। कोई हीरोइन बताइए जिसने बाप बेटे दोनों के साथ हीरोइन का काम किया हो। ये सुरैया का ही अकेले का रिकॉर्ड है। दैट इज ट्रू। वो एनेक्डोट भी है इनके बारे में, जो कौन सी फिल्म कौन सी थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पृथ्वीराज कपूर जिसमें हीरो थे और ये हीरोइन थी उसमें, एंड तो ये बड़ी डरी हुई थी। तो वो पृथ्वीराज कपूर ने कहा, अरे बेटी तुम यहाँ दूसरे फॉर्म में हो, इसलिए डरो नहीं, और इसलिए तुम उसको, यू शुड नॉट बी स्केयर्ड, अपना काम करती रहो। तो देन शी सेड कि नाउ दैट सपोर्ट शी गॉट फ्रॉम पृथ्वीराज कपूर, और बहुत अच्छा रहा। इशारा थी शायद, इशारा, वो जिसमें गौहर सुल्तान वाला गाना है 1943 की। हाँ, और पहली बार भी उसने पृथ्वीराज के, और आखिरी बार भी पृथ्वीराज के साथ काम किया, रुस्तम यस उसमें भी बिल्कुल ठीक है। अनूप जी ने ठीक पॉइंट आउट किया। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, बताते छुपाते। अच्छा पांडे जी, आप सज्जाद का म्यूजिक कैसे एनालाइज करते हैं?
सजाद भाई म्यूजिक, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो वो बहुत ही जबरदस्त आदमी था, लेकिन मुझे भाई, दिस इज माय पर्सनल व्यू पॉइंट, मैं इसमें जो उनकी इन जनरल जो कहा जाता है, थोड़े मुझे वो टाइप्ड लगे, एक ही तरह का। मुझे थोड़ा सा लगा कि उनमें बहुत रेंज नहीं था। अब ये मैं आई एम सेइंग दिस इज माय पर्सनल व्यू पॉइंट। हालांकि बहुत ही अच्छे मैंडोलिनिस्ट रहे, बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंटेशन करने वाले, वो उन्होंने जो भी बनाए वो बहुत ही अद्भुत बनाए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो सैया हो, और चाहे वो आपकी ये रुस्तम सोहराब तो है ही है, और संग दिल, तो इन सब में तो कमाल के म्यूजिक तो कमाल का रहा, बट स्टिल और उस लता जी भी बहुत उनका लोहा मानती थी, लेकिन आई समहाउ आई रियली लाइक हिज म्यूजिक, बट इट इज, इफ यू से कि इट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट एग्री विद दैट। नहीं, उनका ऐसा हो सकता है कि उनको कम फिल्में मिली इसीलिए उनकी वैरायटी नहीं मिली आपको। मे बी, लेकिन हमें जितना मिला, अब सैया का म्यूजिक और इसका आप आखिरी वाली जो है रुस्तम सोहराब, काफी कुछ मेल खाता है। तो मुझे वही लग रहा है, बहुत ज्यादा वैरायटी वो दे नहीं पाए, मे बी बिकॉज ऑफ कि उनको फिल्में कम मिली। लेकिन वो एक बात तो जरूर थी कि गाने उनके सीधे सपाट नहीं थे, मुश्किल। मैंने अनिल विश्वास जी को पूछा था कि आप क्यों उनको अपना फेवरेट मानते हैं। हाँ, तो अनिल विश्वास जी ने मुझे कहा था कि देखो, हम लोग जो भी गाना कंपोज करते हैं, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम कहीं ना कहीं से अपना नोट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बोरो कर लेते हैं। जैसे हमने कभी किसी फोक म्यूजिक से बोरो किया, या किसी उस्ताद की बंदिश में से कुछ बोरो किया, या हमने कभी कुछ पुराना कुछ सुना था उसमें से बोरो कर लिया, या हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बोरो किया। वो बोलते हैं सजाद अकेला ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसका कोई नोट कहीं से बोरोड नहीं है, ओरिजिनल। हाँ, तो ये मुझे नहीं पता कि कैसा है, ये है कि नहीं है, लेकिन ये उनका कहना था। एक चीज लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है, यू कैन एलाबोरेट दिस। रुखसाना का म्यूजिक तो इनका है, अनिल जी का है। हाँ, सजाद हुसैन, सजाद का है। हाँ, सजाद का ही है। वो मेरी तरफ यूं चले आ रहे हैं, वो है, वो तो काफिला है। अच्छा। नहीं, रुखसाना में ये किशोर का गाना है। हाँ, किशोर का बहुत है। हाँ। वो रात दिन, वो क्या है, वो बहुत ही आशा जी के साथ भी वो डुएट है, तेरे जहां से चल दिए। हाँ, तेरे जहां से चल दिए। हाँ, मेरे जहां देते हुए दुआएं। हाँ, यस, ठीक अनूप जी, थैंक यू। यस, एब्सोल्युटली। तो कुछ सिमिलरिटी मुझे लगी कहीं कहीं पे, आई मे बी रॉन्ग। अनूप जी जरा बताएं आप, कि मुझे सज्जाद हुसैन के म्यूजिक में और अनिल विश्वास के कुछ म्यूजिक में काफी कुछ सिमिलरिटी लगी है, मतलब जो स्टाइल उनकी काफी कुछ मिली है इन सम फिल्म्स, रादर नॉट। जैसे मैं ये कहूंगा कि रुखसाना में किसका म्यूजिक अगेन सजाद का है। तो अनिल विश्वास का वो उस टाइम की कौन सी, जिसमें किशोर कुमार का फरेब में रहा है अनिल विश्वास का, मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। तो हमें तो काफी कुछ मिलता जुलता दिखा उसमें। देयर इज सम अदर, जलती निशानी। हाँ, तो कह रही है जिंदगी, हाँ, जी सके तो थोड़ा सा मुझे आई मे बी रॉन्ग। बताइए जरा अनूप जी, आप थोड़ा प्रकाश डालें इस बात पे। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मुझे सज्जाद साहब के प्राय सारे गाने सुने हैं। हाँ, जैसा उनका सख्त नेचर था, वो उनकी धुनों में झलक। नहीं, वो हम समझ रहे हैं। और अनिल दा में जो मुलायमियत थी, हाँ, वो उनके गानों में झलक। मुझे एक आध गाने जरूर उनके लगे कि भाई ये बिल्कुल एक ही तरह के हैं कुछ, दैट्स माय फीलिंग। तो बट ऑफ कोर्स दे वर टोटली डिफरेंट, बट सम सिमिलरिटी वाज देयर इन वन और टू सॉन्ग्स दैट आई कुड नोटिस, मे बी दैट्स माय परसेप्शन। तो और बताएं,
आगे बल्कि काफिला के 2 गाने मुझे लगता है कि सज्जाद साहब के ही हैं। काफिला के 2 गाने सज्जाद साहब के, दोनों गाने एक ही रिकॉर्ड पर आगे पीछे हैं। वो मेरी तरफ और आंसू अब तुम कभी न बहना। वो मेरी तरफ यूं चले आ रहे हैं किसका है? काफिला। नहीं उसी रिकॉर्ड में हुस्न लाल भगत राम है ना? हाँ, उसी रिकॉर्ड के पीछे आंसू अब तुम कभी न बहना। मुझे लगता है ये अक्सर फिल्में छोड़ देते थे। हाँ, तो ये हो जाता है। तो ये 2 गाने में उनकी बिल्कुल स्टाइल मैच करती है। स्टैंप लगी हुई है, बिल्कुल ठीक बात है स्टैंप। हाँ, वो बिल्कुल होता था। तो हाँ, तो और लेकिन मजे की बात तो ये है कि चाहे वो अपने सज्जाद हो जो कि बहुत टफ टास्क मास्टर थे, या अनिल विश्वास हो, किशोर से सबने गवाया है। हाँ, दैट्स ट्रू। और किशोर कुमार ने कहीं गड़बड़ी नहीं की उसमें। नहीं, गड़बड़ी कहीं नहीं की, कहीं गड़बड़ी। कितना बढ़िया गाया है वो, तेरे जहां से चल दी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओह, बहुत ही सुंदर गाया। तो बहुत सुंदर। दैट शोज में एक और भी डुएट है, ये 4 दिन बहार के। हाँ, ये 4 दिन। अब देखिए वो एक ही तरह के मुझे लगते हैं। ये 4 दिन बहार के एक ही तरह के लगते हैं, बिल्कुल। हाँ, चलिए, अब और बताएं। लिसनिंग प्लेजर जो है ना पांडे जी, हाँ, मैं तो अब जितने दिन, अब 2.5 महीने हॉस्पिटल में था, हाँ, तो 2.5 महीने में गाने सुनता रहता था। हाँ, तो लिसनिंग प्लेजर मुझे मिलता था सबसे ज्यादा या तो सी रामचंद्र, सलील चौधरी, रोशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन। इनमें जो लिसनिंग का प्लेजर मुझे मिलता था ना, मैं इन्हीं के लगा दिया करता था और सुनता रहता था सारा दिन। ठीक बात है। तो बहुत मजा आता था सुन के, और लगता था बस यही एक सच में आनंद है ये। देखिए, लता ने जितने चुलबुले डुएट गाए हैं सब श्री रामचंद्र के साथ या उनके सब लिए। चुलबुले, यस। बाकी किसी और के लिए नहीं। कुछ हैं एस.डी. बर्मन के भी हैं, बाकी उनके भी। कैसे एक डुएट बता रहे हैं? चुलबुले। नहीं, चुलबुले तो सब में गाए हुए हैं। हाँ, पर श्री रामचंद्र के सबसे, श्री रामचंद्र के जो चुलबुले क्या इनके नहीं गाए हुए हैं, ये शंकर जयकिशन के। बहुत ही जबरदस्त है। जो लिरिक्स वाइज जो है, हाँ, उस तरह के लिरिक्स उसने और म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नहीं। वो राजेंद्र किशन जी की बात। वो राजेंद्र किशन का कमाल था। ये लता का स्पेशल फेवर है कि तो ये अच्छा, कल एक अनूप जी वो बात हो रही थी कि मैं उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा नहीं पाया कि वो एक गाना मुझे जरूर मिला कि जिसकी धुन अच्छी हो सकती थी लेकिन अच्छी धुन नहीं बनी। वो एक गाना मुझे तभी से खटक रहा है। सन 65 में फिल्म आई थी और मैंने कहा रोशन जैसा आदमी ये इस तरह का कैसे इस अच्छे सी कविता को, इस अच्छे से गीत को, नीरज के ये इतना खराब ट्यून क्यों दे दी उन्होंने, जबकि इतनी सुंदर सुंदर धुन बनाई गई। वो है देखती ही रहो आज दर्पण न तुम। वो उसको थोड़ा सा मेलो डाउन करके स्लो पेस में बनाना चाहिए था उस गाने का। वो क्योंकि बहुत ही श्रृंगारिक गीत है और वो जो जैसे जो वो मुझे पसंद नहीं है वो गाना। फॉर आई डोंट नो व्हाई इट इज, आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ पूरब पश्चिम। और उसको लोग क्यों इतना पसंद करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। मतलब मुकेश के नापसंद गीतों में मुझे है वो क्या है कहीं जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अरे यार, हद हो गई। मतलब इतना पेसिमिस्टिक गाना है वो, मुझे समझ में नहीं आता क्या है वो। नहीं, तो पांडे जी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये बताइए कि जब कस्मे वादे प्यार वफा गाना है, वो कहता है कि तुम्हारा अपना खून तुमको आग लगाएगा, वो भी तो पेसिमिस्टिक ही है। दैट इज द ट्रुथ। पेसिमिस्टिक तो है ना वो भी। नहीं, पेसिमिस्टिक भी पसंद आती है, वैसी बात नहीं। बहुत सारे गाने वैल्यू बट ओनली मुकेश जी के बहुत सारे गाने पेसिमिस्ट थे। हाँ, मुकेश जी बहुत सारे टॉकिंग अप, क्योंकि इसमें इतनी पेसिमिज्म नहीं है। इसमें कुछ दूसरा है पक्ष इसका। इंदिवर ने पता नहीं किस मूड में लिखा और हमें बता रहे थे, आनंद जी भाई बता रहे थे किस मूड में लिखा, क्योंकि इंदिवर जी के साथ में वो कहीं गए हुए थे विदेश में। तो वहां वो इंदिवर जी को कोई विदेशी
महिला पसंद आ गई और समथिंग लाइक दैट। तो उस मूड में उन्होंने लिखा वो गाना, वही जब तुम्हारा हृदय तोड़ किया गया, यूज किया। दैट्स व्हाट आनंद जी हिमसेल्फ टोल्ड मी। बट पांडे जी वो गाना तो बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, हाँ, मेरा खुला है खुला ही, खुला ये ही तो जीवन रहेगा की सच्चाई है, हाँ। ये तो जीवन की किसी सच्चाई डॉक्टर है। के पास इलाज नहीं हो तब मेरे पास आ जाओ। तो एनीवे, अब देखिए पर्सनल लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स की बात होती है। बिल्कुल पर्सनल है ये सब। वो कोई बात नहीं है। अदरवाइज इट इज ब्यूटीफुली संग एंड भैरवी में है, बहुत ही सुंदर। वो मैं जो कह रहा था कि जिसकी ट्यून बेटर बनाई जा सकती थी, वो मुझे वो नई उम्र की नई फसल का वो गीत, दो उदाहरण आपको बताए थे। दर्पण तुम, अनूप जी आप जरा इसके ऊपर प्रकाश डालें कि वो कल आपके दो उदाहरण भेजे थे। नहीं, मुझे अनूप जी, मेरा रोशन की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है। हाँ आपका तो, और मेरा भी बहुत झुकाव रहता है। मेरा भी बहुत झुकाव है। कोई भी नहीं, रोशन का मुझे मतलब मैं बहुत अनन्य भक्त हूँ, लेकिन मुझे वो चीज शुरू से, हो सकता है मैं बचपन में, मैं तो भाई तो उसमें उम्र मेरी कितनी 17-18 साल की होगी, 15-16 साल की, तो उस समय जब ये फिल्म आई थी, तो आई टेल यू, नए और छोटे होंगे हम उस समय। सो उसी समय, अरे ये इतनी, उसका कारण ये था कि नीरज का साहित्य मैं उस समय भी पढ़ता था। करेक्ट। और उनके बहुत से गीत मैंने पढ़े और मैंने कहा इस गीत का तो बहुत ही श्रृंगारिक बनाना चाहिए था, धीरे धीरे गायन के साथ में, जैसे वो बना है आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, इतना सुंदर उसकी ट्यून बनी हुई है। तो ये हमें लगा कि ये बड़ी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। तो वो गाना जो कि जिसको बहुत धीरे धीरे और काफी समय लेके खत्म होना चाहिए था, वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता। तो somehow that's my personal viewpoint again. उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि वो बिल्कुल बेकार था। It's my personal. दो एग्जाम्पल आपको बताए थे। हाँ। एक तो आम्रपाली का था। आम्रपाली का कौन सा? जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। अब उसमें बिल्कुल ठहराव नहीं है, जो संसार से भागे फिरते हुए। अरे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। शैलेंद्र जी ने इतना अच्छा लिखा है, खैर वो तो, और उसकी धुन ऐसी भागती बनाया। और बाद में फिल्म में से लेक टंडन ने इसलिए हटा दिया, फिल्म में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो लेखा वाले की है, वो उसको लेसन दे रही है समय। ये लोग आपस में लड़कियां एक को गंजी खोपड़ी का बनाकर विग लगाकर उसका मजाक उड़ा रही है। गाना बड़ा गंभीर है, लेकिन उसके एकदम भागती हुई धुन बना। दूसरा जादू टोना में आईने कुछ तो बता उनका हमराज है, बहुत अच्छा लिखा, उसकी ट्यून अच्छी है। अच्छा, अब देखिए, हमें तो अच्छा लगता है वो गाना। एनीवे, अच्छा लिखा हुआ है। उसकी धुन मे बी बिकॉज सपोर्ट नहीं करती। 11:30 बज गए। बंद कर दे। थे सबके लिरिसिस्ट भी कमाल के थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी कमाल के थे। एब्सोल्युटली, ये हमें इसी का मजा आता था सर। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया थे। पांडे जी, एक सवाल आपसे पूछना है। आपकी पसंद के मुताबिक आपको राहत फतेह अली खान कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। क्या रेंज है उसकी, ओहो कमाल। अच्छा, मुझे जो टोनल क्वालिटी है उसकी तो बड़ी जबरदस्त है। और मुझे मतलब अगेन द कंपैरिजन नुसरत फतेह अली खान, खैर उनकी तो बात ही दूसरी है, बट स्टिल इसकी राहत फतेह अली खान की बहुत ही बढ़िया आवाज है, बहुत ही अच्छा गायक। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है राहत फतेह। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा। तेरी और बहुत ही बात की जो भी है बहुत अच्छे, मतलब गायकी। मुझे लगता है कि वो जगह जगह पे चिल्ला रहे हैं और उनसे बहुत बेहतर बहुत लोग गा सकते हैं। अरे दैट्स ट्रू, बट आई लाइक, ये मेरी अपनी सोच है। ये खैर वो यही देखिए इसी में ये होता है कि बहुत से लोगों को बहुत, जैसे मुझे कुमार सानू नहीं पसंद है। अब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, आई कांट हेल्प। बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को, हमें नहीं पसंद है, मेरे को नहीं पसंद। उसके एक आध गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बस वेरी 1 or 2 songs, बट आई लाइक उदित नारायण। उनसे उदित नारायण बेटर है।
उदित नारायण बेटर है। हाँ बहुत जी, डेफिनेटली जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन इस तरह से वालों के कई गाने बड़े अच्छे हैं, some many songs are very good। अच्छे हैं, कई गाने अच्छे हैं, बट स्टिल मे बी उसका कारण ये है कि किशोर कुमार, जब भी कुमार सानू गाता है तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में किशोर कुमार रहते हैं, तो इसलिए हो सकता है दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से पसंद नहीं आता। नहीं, लव स्टोरी का गाना बहुत अच्छा है, लव स्टोरी वाला। लव स्टोरी नहीं है उसका, लव स्टोरी तुम्हारा वो तो अमित कुमार है। अमित नहीं, लव स्टोरी मतलब 1942 लव स्टोरी का गाना जो है, हाँ उसका अच्छा है, बहुत अच्छा। दैट इज ओनली सॉन्ग, मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। वो हमें लगता है कि वो उसने किशोर कुमार की कमी उस गाने में पूरी की, कुछ ना कहो। हाँ एग्जैक्टली वो बिल्कुल ठीक बात आपकी, आई फुली एग्री। अच्छा, अब समापन की तरफ है। अभी जितने लोग हैं कोई प्रश्न नहीं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हर आदमी बताए लता का अगर एक गाना चुनना हो तो उनकी पसंद कौन सी होगी? मैं इसमें से आउट हूँ, मैं बिल्कुल आउट हूँ इसमें से। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो 200-400 गाने हो जाएंगे। मेरे भी कम से कम, लेकिन जो एकदम तुरंत दिमाग में आया वो था अजीब दास्तां है ये, जो एकदम तुरंत दिमाग में आया, या तो वो या फिर आग लग जा गले। बताइए। मेरा फेवरेट गाना है ज्योति तलश छल। That's because it's your name. No, because mummy used to sing this song. बहुत गाते थे मेरी दादी। बहुत सुंदर गीत। And it's got lovely lyrics, by the way, lovely lyrics. वो भी है ना, मेरे वतन के लोगों, इन्होंने मेरे वतन के लोगों को बताया। ब्यूटीफुल। लेकिन जो लेटर सॉन्ग्स थे उनमें थोड़ी उनकी वॉइस वो हो रही थी, पिच थोड़ी खराब हो रही थी, आई थिंक। अच्छा, और पूछ लेते हैं रवि जी, युक्ता जी आप बताइए, बाली जी आप बताइए, आपका फेवरेट लता का गाना कौन सा है? मेरा का तो मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोग। that every time here I still get फिल्मी गाने बताइए, फिल्मी गाने। फिल्मों में से गाने, फिल्मों से इतने सारे, आ लग जा गले, आ लग जा गले। You mean लग जा गले, right? लग जा गले। हाँ लग जा गले, लग जा गले या लग जा गले या। ठीक है। अरुणा जी आपका फेवरेट कोई? मेरा फिल्मी तो बहुत है, लेकिन मन की बात कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है उनका स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। That is the best song I feel. अच्छा, वाह, good choice, very good choice, very good choice. युक्ता जी, रवि जी? वो है नहीं शायद। जो आनंद मठ में गाया था वंदे मातरम, उसमें उतार चढ़ाव काफी है। वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। अनारकली फिल्म के गाने भी बहुत सुंदर है, ये जिंदगी उसी की है, सबके, वो बहुत सुंदर गीत है। महल बहुत खूबसूरत है, आएगा आने वाला, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये तो आएगा। अच्छा, हमसे ये सवाल बहुत पूछते हैं कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन है, और हमारा सबसे पसंदीदा गीत वो भी लता जी का ही है, और इंसिडेंटली अभी बहुत लोगों ने बताया भी, मुझे भी सबसे अधिक लग जा गले पसंद है। That's my personal favorite. I don't know, that's उसमें कुछ गायकी में ही अजीब है। मदन मोहन का ये जो कंपोजिशन है, हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी मन नहीं ये करता है कि अरे इसमें एक अंतरा और होना चाहिए था। बिल्कुल लगता है, तो अधूरी प्यास छोड़ करके चला जाता है वो। राइट। लेकिन इसको अगर आप सुनते हैं तो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। देखने में नहीं है, देखने में तो लगता है कि वो इतनी रद्दी एक्टिंग करता है कि बस एकदम दिल खराब हो जाता है। अब इस गाने के साथ खराबी ये जुड़ गई, आजकल शादी ब्याह में जो गाने ये रिसेप्शन वगैरह के टाइम में चलते हैं तो लग जा गले गाया जाता है, पता नहीं क्यों। बहुत पॉपुलर है ना, बहुत पॉपुलर हो गया।
पर वो जो फंक्शन हो रहा है उससे उल्टा है। ये तो वही है, जैसे पुराने जब वो मूवी आई थी दिलीप कुमार की, उसमें था हम दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। ये बारात जा रही है, जब वो डोली उठाते थे तो पीछे ये ओ बैंड वाले वाले हम दिल में छुपा कर क्या मौत का सामान साथ ले जा रहे हैं। मैंने तो एक शादी में बैंड वालों का वो सुना, वेरी इनअप्रोप्रिएट, जो था ना, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले बड़े मजे में इतना प्यारा गाना है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा समय समय की बात है। चित्रगुप्त बहुत प्यारा गाना है, रफी साहब, आकाशदीप। पीयूष जी आप बताइए आपका लता का फेवरेट मेरा? हाँ ना, मैंने एक का नाम नहीं ले सकता, बड़ा मुश्किल है कहना। मैं बहुत मुश्किल है कहना मेरे लिए, तो मतलब आई कैन टेल यू अबाउट 500 ऑफ देम। हमसे पहले जब पूछा जाता था तो मैं दूसरे गाने का लता जी का नाम लेता था, फिर वो लोगों को बहुत कम सुना हुआ लगता था, तो हमने कहा चलो बदल देते हैं, दूसरा बताते हैं। पहले कौन सा बताते थे आप? पहले फैली हुई है सपनों की बाहें। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मुझे बहुत। वैसे आपको एक बात बताऊं, एक वो उसमें प्रोग्राम में जिसमें जावेद अख्तर बैठे हुए कोई बातें कर रहे थे म्यूजिक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी सर पे बंदूक रख दी जाए और कहा जाए कि तुमको एक ही पसंद करना है गाना सारी फिल्मी गानों में से, अ गन ऑन माई हेड, तो मैं कहूंगा जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। वाह, ये वो जावेद अख्तर ने ये कहा, गाना पिक किया हुआ है अपना किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन वाला, और ये लिखा हुआ आनंद बख्शी का है, मगर वो पिक उन्होंने किया कि ये टॉप फेवरेट ऑफ माइन, वन सिंगल ये गाना है। बट ये एक गाना पिक करना मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल। मैं तो किसी के लिए भी नहीं कर सकता। हर सिंगर मैंने एक बात है कि आशा भोसले और लता मंगेशकर, आशा भोसले में गानों में कभी कभी फीलिंग्स ज्यादा डालती थी, लता मंगेशकर इतनी नहीं डालती। बिल्कुल बिल्कुल, यू कुड मेक आउट। आपने अगर वो गाना सुना हो कारवां फिल्म का, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक है, द सॉन्ग इज ये मैं कहां फंसी, नहीं, which is picturized both on Asha Parekh and Aruna Irani. अब जो मिले हैं तो बाहों को, अब जो मिले हैं, कमाल है, कमाल। उसमें नोट कीजिए जो अरुणा रानी का पार्ट गाया आशा भोसले ने, वो कितना अच्छा चुलबुला, और जो आशा पारिक का गाया वो बिल्कुल सोबर, बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल। She could bring out the difference in the atmosphere in the song. She is just fantastic. आशा भोसले कमाल could do that. कोई नहीं है। आप लोगों में से अगर आशा जी का अगर वो गीत बैंक मैनेजर का किसी ने नहीं सुना है तो जरूर तबाह से ये कह दो कि कलियां बिछी हैं। टॉप गाना है, टॉप कमाल का है, कमाल। और एक बहुत मुश्किल गाना नवरंग में है। किसमें? नवरंग। हाँ, वो आदिल से दिल मिला ले। हाँ, और उसका रिवर्स है तुम मेरे मैं तेरी। कौन सा? तुम मेरे मैं तेरी। हाँ, ओहो, यस। I know, कितना सुंदर उनकी आवाज में इतना बढ़िया अलग अलग वर्जन्स हैं, it's just beautiful। बहुत सुंदर। आशा भोसले जैसी कोई भी नहीं, not even लता मंगेशकर has the skill that आशा भोसले has। वर्सेटाइल, किसी ने पूछा था। कंपेयर न करें तो अच्छा है। हाँ, that's true। अपने गीता दत्त के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या कह रही हैं बहन जी आप? अपने गीता दत्त के बारे में कुछ नहीं कहा। बताइए, मेरी टॉप फेवरेट। मेरी फेवरेट गीता मेरी बहुत फेवरेट है गीता दत्त की, बहुत अच्छे भजन और भजन गीत गाने सभी अच्छे हैं। एक उनका सर्कल पूरा करें। एक अनूप जी, मैं गीता दत्त जी की बात चल रही थी तो एक खत्म करें, गीत उनका है। हो गई बात पूरी। अनूप जी एक मिनट, पांडे जी कुछ बोल रहे हैं। हम एक बात उसके बिल्कुल फिनिशिंग नोट पे हम इसको खत्म करेंगे इस बात से कि गीता दत्त जी के मैं गैर फिल्मी गीत अभी एनालाइज कर रहा था, तो उसमें एक, वैसे तो और भी गीत हैं, हौले हौले हवाएं डोले, बहुत लगता है कि वो फिल्मी गीत है क्योंकि उसका मूड ही उसी तरह का है और उसका ऑर्केस्ट्रेशन भी बिल्कुल फिल्मी गीतों की तरह है।
लेकिन एक गीत सुनने को मुझे मिला, उसको मैं रिक्वेस्ट है मेरा कि वो इस पे अवेलेबल होगा यूट्यूब पे हमारी समझ में, उसको जरूर आप लोग सुने। वो है एक गैर फिल्मी गीत जिसको किसी ने मुझे बताया कि वो शर्मुखानंद हॉल में वो एक प्रोग्राम हो रहा था और गीता दत्त जी उसमें लाई गई और उसमें उन्होंने ये गीत गाया और गाते वक्त वो स्वयं बहुत रो रही थी और उसके हॉल में जितने व्यक्ति थे उस सबकी आंखें नम हो गई थी उस गीत को सुन करके। तो वो गीत जरूर सुने क्योंकि सुना नहीं होगा बहुत से लोगों ने। तूने जी भर उजाले दिए थे प्रभु, मेरे जीवन की थाती कहीं खो गई। बहुत प्यारा गाना है, ये सुंदर गीत है, इतना बहुत ही खूबसूरत है गीता दत्त का। तूने जी भर उजाले दिए थे प्रभु, ये शायद मिल जाएगा यूट्यूब पे, इसको जरूर सुनें। चलिए, बहुत आनंद आया आज की बातचीत में। हम तो और बहुत कुछ लेकर के बैठे थे लेकिन जनरल टॉक में और अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा। वाला मेरी पसंद का है, आपकी नजरों में समझा प्यार के काबिल मुझे। हाँ, बहुत अच्छा है वो। उनका आशा जी का वो गाना है ना पीयूष, जो आपने कर दिया था, गीत कितने गा चुकी हूँ इस फीचर। हाँ, वो भी आशा जी का गैर फिल्मी है, वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा जी के तो बहुत ही अच्छे गैर फिल्मी गीत हैं, बहुत ज्यादा हैं, मतलब हमारे समझ में करीब 150 को मैंने ही एनालाइज किया हुआ। आई थिंक हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क ये होना चाहिए पांडे जी कि हम कितने भाग्यशाली हैं जी कि हमें ये सारा संगीत मिला है। हाँ, एक्चुअली we are the luckiest in the whole world. बिल्कुल, we are the luckiest in the whole world. बिल्कुल। हमारी पीढ़ी ऐसी है जिसने केएल सहगल भी सुना है और अब भी सुन रहे हैं, तो सब कुछ हमारा सारा रेंज हमारा है। एक चीज अब ये और आवश्यक है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारी अगली पीढ़ी है, यानी हमारे ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स जो हैं, और उनके सामने हमें इन संगीत के इन लोगों को चाहे जबरदस्ती ही सुनाना पड़े, हमको सुनाना जरूर चाहिए कि देखिए ये लोग हुआ करते थे। तो हमने कोशिश इसकी की और थोड़ी देर में उन लोगों को भी ये गीत बहुत पसंद आने लगे और एक्सटेंट की बहुत से हमारे बच्चों ने, छोटे बच्चों ने वो गीत गाने का प्रयास किया। तो इसलिए ये दायित्व तो हम लोगों सबका बन जाता है, हमारी पीढ़ी का, कि ये संगीत को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए कि अब देखिए नई पीढ़ी वो खुद जाने, उनको हमें सिखाना, उनको बताना, उनको सुनाना पड़ेगा। एक्सपोजर होना चाहिए, बहुत जरूरी। वी कैन नॉट ब्लेम जस्ट लाइक दैट कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है। भाई तुम जिनको सुनाओगे नहीं, उनको बताओगे नहीं, तो अप्रिशिएट कैसे करेंगे? या करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक बात। और मेरे एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा था अभी। अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी 80 years old। तो हाँ, दूरदर्शन हमारे केबल टीवी वालों ने बोला है कि हम इनकी पुरानी फिल्में दिखाएंगे, पुरानी मतलब 70s and 80s की फिल्में। तो उसमें लोगों ने कमेंट किया, इमेजिन सीइंग अमिताभ बच्चन इन द सत्ते सत्ता सॉन्ग या डॉन सॉन्ग्स। लाइक हम तो सुनते रहते हैं गाने बट वी डोंट सी हिम। तो कई लोगों ने लिखा है कि हमें we don't have those apps to watch, but watching it on television is going to be the best experience. तो वही बात है ना, पुराने गाने तो हम सुनेंगे तो वो बच्चे भी सुनेंगे ना। बिल्कुल। पता है, एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी, जो इंडियन आइडल वगैरह जो होते हैं सारे कॉम्पिटिशंस, रियलिटी शो कॉम्पिटिशंस, इनमें सारे बच्चे कितने पुराने गाने गाते हैं। बहुत अच्छे। I'm really impressed with that। पता है, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़े अच्छे गाते हैं। हाँ, या पर इतने पुराने गाने जो कि उन्होंने उनके परदादा या दादा के टाइम के होते होंगे, but they sing them so well। एब्सोल्युटली। सत्ते पे सत्ता जब दिखाई मैंने बच्चों को तो बड़ा पसंद आई। हमने कहा अभी तो अब तुमको इसका ओरिजिनल दिखाते हैं, तो 7 brides for the 7 groom। अरे बड़ी जबरदस्त बनी हुई, इतनी बढ़िया है। तो ये सब अगर दिखाएंगे तो बच्चे को पसंद करते हैं, एंजॉय करेंगे। फिर अपना वो अदरवाइज वो सब एवेंजर्स और ये सब देखते रहेंगे। ठीक बात है, करेक्ट। अच्छा पांडे जी, अब तो आप इंडिया चले जाएंगे। इंडिया में 16 तारीख को पहुंचूंगा। हाँ, तो ये बताइए कि अगर हम कभी इंडिया में आपको रिक्वेस्ट करें ज्वाइन करने के लिए,
जी जी हमारी इस मीटिंग में, तो ये आपका वहाँ का 7:30 का टाइम होगा शाम का। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा। आपसे पूछ लेंगे पहले, हाँ, अगर कभी आपको फुर्सत हो तो, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं आप इंडिया में। 7:30 सैटरडे संडे का वाकई थोड़ा सा ये रहता है, लोग अपना घूमने फिरने में लगा देते हैं ना। हाँ वही होगा आपका, वही मेरा यही प्रॉब्लम हाँ, शाम के टाइम वाला, बट एनीवे नो प्रॉब्लम। कभी ट्राई करेंगे तो देखा हाँ, जाए। वो हम आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल, जब कभी बात होगी तो उसके बारे में हम आज उसे जो करना चाहते थे आगे कभी कर लेंगे, कि हमारी जो डिफरेंट पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग हैं उनको कैसे फिल्मों में यूज किया गया और कैसे गैर फिल्मी गीत उनमें इस समय कैसे रहे हैं, जैसे कि ठुमरियां और जैसे लोकगीत कजरी चैती और इन सब का कैसे यूज हुआ है, और गजलें और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स, तो इनके बारे में कभी बात की जा सकती है अगर आप लोग ठीक है। चाहें तो नेक्स्ट टाइम फिर इसी सब्जेक्ट को पिक करेंगे, जब हम बात करेंगे आपसे। एक रिक्वेस्ट है पांडे जी, जब भी आप किसी भी गाने के बारे में बताएं तो आप उसको गा के सुनाएं। हम तो गाते नहीं उसके दो नहीं, हम गाते ही नहीं है, उसकी गा के सुनाएं। नहीं, गाना मैंने बंद कर दिया, गाना मैंने 60s में ही बंद कर दिया था। और मैं आपको शायद बताया भी था मैंने कि मैं जब पंडित अजय चक्रवर्ती जी के पास अपना काम लेकर के पहुंचा, तो हमने उनसे कहा कि मैं गाना सीखना चाहता हूं, मैं रिवाइव करना चाहता हूं अपना गाना। तो उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, वो कभी भी आप कर लेंगे, ये काम जो कर रहे हैं उसको करिए, वो किसी ने नहीं किया है। So that's how I got involved in the analysis part of it. So I am a pakka theoretician. पांडे जी, दो गानों के बारे में जरा आप बात करिए बिफोर वी गो। जी, दोनों आर डी बर्मन के गाने हैं जी। एक के बारे में आप कुछ बोलने वाले थे लेकिन रुक गए थे, वो वाला था आया हूं मैं तुझको ले जाऊंगा, मनोरंजन था। अरे बाप, हाँ, क्या बोलना चाहते थे? और दूसरा गाना दैया रे मैं कहाँ आप हंसी। अरे रे, इनके बारे में कुछ बताइए। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो आया हूं मैं तुझको ले जाऊंगा, उसको जरूर सुनना चाहिए लोगों को। मनोरंजन जिन लोगों ने देखी होगी फिल्म, वो तो उसको एंजॉय करेंगे ही, अदरवाइज इट इज अवेलेबल, बिकॉज इसमें 32 बीट्स यूज की गई है। बहुत बढ़िया गाना है। हाँ, उसको बार बार रिपीट करते 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 फिर आता है सम, ये किसी ने नहीं किया। ये इतना जबरदस्त एक्सपेरिमेंटेशन, मैं वही कहता हूँ कि आर डी बर्मन जैसा कोई एक्सपेरिमेंटेशन करने वाला नहीं है। इतना जबरदस्त, उस गीत को जरूर सुनना चाहिए, आया हूं मैं तुझको ले जाऊंगा तेरे साथ तेरा हाथ शाम के। बहुत कमाल है, बहुत कमाल। और दूसरा दैया ये मैं कहा आपसी, अगेन सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जो अभी बताया आप मैडम ने, कि उसमें दो अलग अलग साथ में चलते हैं मूड्स, दो अलग अलग साथ में मूड्स चलते हैं, एक सीरियस है एक चुलबुला, तो दोनों अरुणा ईरानी और आशा पारेख और अरुणा ईरानी को लेकर के। नहीं, ये वो वाला नहीं है, इसमें सिर्फ आशा पारेख की है। दैया रे मैं कहाँ आप हंसी। नहीं, अच्छा, हाँ, वो वाला दूसरा वाला था। हाँ। तो ये दैया ये मैं कहाँ आप हंसी, इट्स अगेन ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग, इट्स नॉट एन इजी सॉन्ग। मुझे पसंद है खासतौर से बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सिंगिंग बाय आशा जी, और मैं इसको कई प्रोग्रामों में करवा भी चुका हूँ, क्योंकि मैं जब ऑर्गेनाइज करता हूँ तो सिंगर्स को कभी भी आसान गाने गाने को नहीं देता, कि हम तो कहते हैं आसान तो दुनिया भर के तुम स्टेजेस पे जरूर गा लोगे, मेरे साथ अगर मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ देन यू हैव टू पिक डिफिकल्ट वंस, बिकॉज देयर यू विल शो योर रियल टैलेंट, एंड ऑल्सो उसमें सबको मजा भी आएगा। तो ये गीत मैंने गवाया और बहुत ही अच्छा, इसमें एक तो इसका ऑर्केस्ट्रेशन भी बहुत डिफिकल्ट है और गाना तो डिफिकल्ट ही है। तो ये आशा जी का कमाल का गाना है। ये मुझे आशा जी ने खुद भी एक जगह कहा हुआ है कि आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस सॉन्ग। हाँ, किसने कहा? आशा जी ने। हाँ, बिल्कुल खुद कहा है। माय गॉड, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। आशा जी के गाने अटेम्प्ट कर पाना सबसे नहीं। एक बार उन्होंने वन ऑफ दिस प्रोग्राम्स, आई थिंक शी सेड कि जब मुझे ये गाना दिया गया था आजा आजा, तो कहते जब मैं जा रही थी तो मैं गाड़ी में बैठ के आ करती रही, तो मेरा जो ड्राइवर था मुझे सीधा हॉस्पिटल ले गया,
कि मैम आपका गला कुछ होगी, तकलीफ हो गई आपको। तो कहते फिर मैंने उनको बोला नहीं मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने फिर मैंने लता दीदी से बोला कि मैं ये गाना गा रही हूँ जो हमने कभी ऐसे गाने गाए नहीं है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझसे। तो कहते लता दीदी ने मुझसे कहा कि आशा तुम पहले मंगेशकर हो, हाँ तुम मंगेशी हो, ये कहा। कि तुम कर लोगी, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम पहले मंगेशकर। एब्सोल्युटली, ये मैंने देखा हुआ है इंटरव्यू, बिल्कुल एब्सोल्युटली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सुना, ज्वाइन किया। थैंक यू। फिर कभी रस लेंगे म्यूजिक का। एक बार दोबारा अपना नंबर बता दीजिए प्लीज, और कहाँ पे इंडिया में? मेरा नंबर है 91295, इट स्टार्ट्स विद 91, 91295 06111, 91295 06111। ये इंडिया का है? इंडिया का नंबर है। कहाँ इंडिया में हैं आप? इट डजंट मैटर। इंडिया में मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में, जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तो अभी तो आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप ओनली, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, एंड इन इंडिया ऑफ कोर्स दिस नंबर इज देयर। आपका कोई एंजॉयबल जी, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि हम लोग शामिल हो सकते हैं? अरे बहुत ज्यादा हैं। वो बहुत व्हाट्सएप वाले तो बहुत इतने ज्यादा, म्यूजिक ग्रुप तो इतने लंबे लंबे हैं। अब ये हमारे वो बहुत पुराने वाले हैं हमारे, क्योंकि सब पूरे हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह के हैं जो कहते हैं कि 50, 59, 60 पे उनका जो है सिलेबस वहीं तक का है, यानी 60 के आगे खत्म हो जाता है, कोई गाना डिस्कस ही नहीं होता। So there are such type of groups, but anyway, I am available on WhatsApp. कभी भी आप कोई भी चीज पूछना है, कुछ किसी गाने के बारे में, राग के बारे में पूछना है, तो बिल्कुल ये I'll be very happy to respond to that. बहुत धन्यवाद। Thank you. You're a very positive and a very creative person. Thank you so much. बहुत अच्छा। एक पक्ष और मेरा है जो मैं अभी तक बात उसके बारे में नहीं हुई है, वो भी मैं बता देता हूँ। आई एम ए राइटर, आई हैव रिटन 3 books in Hindi poetry, 3 books of short stories, जिसमें 100 कहानियां हैं हर किताब में, करीब वो 300। अभी एक वर्ष में मैंने फिर ये 100 कहानियां लिखी, और एक व्यंग्य संग्रह भी हुआ है। तो इस तरह से दैट इज अनदर पार्ट ऑफ माय ये क्रिएशन, व्हाटएवर आई डोंट वेस्ट माय टाइम। मैं कोशिश यही करता हूं कि जितना भी समय ईश्वर ने दिया है उसका भरपूर उपयोग क्रिएटिविटी में, पॉजिटिविटी में किया जाए। तो फिर कभी कहानी भी सुनेंगे और पोइट्री भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा पांडे जी, पीयूष जी, why don't you have a session with पांडे जी? थोड़े कुछ 1-2 मतलब इनको वापस इंडिया जाने दो, एक सेशन करते हैं, कहानियों का करते हैं इनकी। हाँ बिल्कुल, कहानियां मैं उनका कहानियों का वाचन कर दूंगा। छोटी छोटी कहानियां हैं और सिलेक्टेड कहानियां मैं बिल्कुल आपको सुना दूंगा उसमें से। और वो अवार्डेड बुक्स हैं मेरी, दो बुक्स मेरी अवार्डेड हैं। तो मैं बिल्कुल आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नमस्ते सबको। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।